ये एक बार खत्म हो जाए तो इंडिविजुअल मेटल्स एक्सट्रैक्शन पढ़ाना पड़ेगा मुझे। इस पे प्रिंसिपल क्या है? इसके माइक बंद कर लीजिए। तो मैं लिखता हूँ, बाकी बच्चे ज्वाइन करते करते मैं समझाना शुरू करता हूँ। सर। हाँ बोलो। सर आप बोले थे वो सरफेस टेंशन और कंसंट्रेशन का ग्राफ। हाँ ठीक, बता देता हूँ। सही, वो सरफेस टेंशन वाला बता देता हूँ। मैं इसको पूरा करूँ, उसको बता के फिर मैं लेते हैं। The principle here is, the underlying principle here is, impurities have higher tendency to move to migrate to molten state than to stay back in solid state. इसे क्या होता है? दिस द अंडरलाइंग प्रिंसिपल। अल्ट्रा प्योर, अरे सब पढ़े हो इनऑर्गेनिक? एक एक बार पढ़े हो? हेलो, नहीं तो इतना क्लास में लिख रहे हैं तो आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे? पढ़े ना एक बार? हेलो, हाँ पढ़िए 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 पढ़िए, इसे बहुत अच्छा, दो चार बार पढ़ने से बाद हो जाता है। अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम are obtained by this method. This is the last component of refining. Let me explain you how it happens. You have a silicon rod here and that you want to purify. We use a circular heater. It's a heating element, heating substance that is circular. So when you keep the circular heater here, this part of the metal becomes soft. Now in the next moment, you shift the circular heater to the nearby position like this. Now the circular heater has changed its position. Now naturally, this part of the metal will become soft and this part will gradually become hard as you have just shifted it. So when this part will gradually become hard and this part will become soft, impurity will move towards the soft part. Impurities have a tendency to migrate to molten state. So what happens? Now impurities are transferred to this zone by continuously shifting this circular heater repeatedly across the tube, across the bar. You can actually force the impurities to move in this direction. After repeating this process again and again, this part of the metal will become ultra pure. 99.9% purity achieve हो जाता है इस रास्ते से. ये zone refining कहलाता है. Here is the principle. So we have studied a number of purifying techniques like liquefaction, distillation, like oxidation, vapor phase refining, pulling, zone refining. In each section you have certain principle and which is applicable to certain examples. There cannot be any universal method of purification or refining of metal applicable to everything. ठीक, ये मेरा खत्म हुआ. अब मुझे क्या करना है? एनसीईआरटी के अंदर क्या था ना, मिक्स करके वो एक्सट्रैक्शन को पढ़ाए थे, जैसे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन, आयरन एक्सट्रैक्शन, कॉपर एक्सट्रैक्शन, वो उसको लिखते लिखते पढ़ा दिए थे. जबकि मुझे इसे अलग अलग पढ़ाना है. आयरन एक्सट्रैक्शन पढ़ाना है, कॉपर, एल्यूमिनियम, थोड़े से जिंक भी बोलना है मुझे, थोड़ा सा लेड भी बोलना है. इससे पहले एक ना सरफेस टेंशन का क्वेश्चन था जो आज ऋषि का डाउट में पूछ रही थी,
तो मैं ना, मुझे लग रहा है कि वो जेई मेंस जेई एडवांस पे एक बार आया था, एक वैसा ही क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन मैं वो क्वेश्चन खोलूँ फिर मैं पूरा टेक्स्ट आपको बता दूँ। हम लोग जो जहाँ पे पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री, उसी में ये क्वेश्चन डिस्कस हो सकता है। मैं खोज रहा हूँ यहाँ है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो मुझे याद है, लगभग याद आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये डायग्राम हम लोग पढ़े थे, इस साल ये डायग्राम आया था। ये देखिए, ये डायग्राम सरफेस का क्वेश्चन है ना, यही मिला तो नहीं मुझे, मुझे क्वेश्चन में खोज रहा था। लॉग एक्सपायर कहाँ गया? ओनली वन ऑप्शन करेक्ट। इंस्टेंट सोल्यूशन आ गया तो और है क्या? तो एस ब्लॉक आ गया। अच्छा खैर छोड़ो, एक एडवांस का क्वेश्चन था, मुझे लगभग याद हो जाएगा क्वेश्चन, मैं याद करूँ तो याद आ जाएगा। मैं दिखा दूँ, आप ना सारे बच्चे क्या करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री का नोट खोलिए, खोल के ना उसे थोड़ा सा सरफेस टेंशन के बारे में मैं एक पॉइंट दिखा रहा हूँ, उससे आप नोट कर लीजिए। सुनिए, ऐसा सरफेस टेंशन की प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये सब फिजिक्स के अंदर होता है। मैं उसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको खाली केमिकल्स की प्रेजेंस में सरफेस टेंशन कैसे चेंज होते हैं उसे बोलने के लिए मुझे सरफेस टेंशन की डेफिनेशन तो नहीं बोलूँगा, डेफिनेशन है बट डेफिनेशन से इम्पोर्टेंट फिनोमेना बोलूँगा। व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेक ए लिक्विड इन a container and a molecule that is present in the bulk of the liquid, it is attracted from all directions equally. So therefore the resultant force operating on it is zero. But those molecules which are present on the surface of the liquid, they do not experience any attraction force above it, as there are no molecules above it. So consequently what happens, the force that acts downward remains unbalanced. Due to this unbalanced force operating on the molecules which are present on the surface of the liquid, the surface tries to contract to minimum area, and that is the reason why small liquid droplets become spherical in shape, because by this way you are actually contracting your area to a minimum value. This unbalanced force present on the surface is called as surface tension. The unbalanced force present on the surface of the solid is responsible for adsorption. The unbalanced force present on the surface of the liquid is responsible for its surface tension. Due to surface tension, the surface of the liquid behaves like a stretched membrane, because when you pull the molecules downward, they come very close to each other. Owing to that force of attraction, they come very close to each other, and when they come very close to each other, they behave like a compact film, thin film, and that is the reason why small insects can walk on the surface of water, because the surface film has enough strength to give support to their weight, because the surface is now behaving like a stretched membrane. As you are pulling the molecules downward, they're coming close to each other, and it behaves like a membrane. This is what is called a surface tension. Now my objective is to explain you what happens to surface tension when we add different chemicals to this. जब अलग अलग केमिकल ऐड करते हैं तो क्या होता है। I'd like to give a nice example जहाँ से बड़ा अच्छा समझ में आता है। छोटे बच्चे जब देखना जो खेलते हैं वाटर टॉप के अंदर, ऐसे मार्केट में खिलौना की तरह मिल जाता है, छोटे छोटे बोट मिल जाता है, पानी में फ्लोट करने वाला बोट मिलता है। वो बोट के पीछे ना थोड़ा सोप लगा दीजिए, वो बोट थोड़ा चलता है, तो बच्चा बहुत खुश होता है। कुछ देर के बाद ना एकदम चलेगा नहीं, तब वो परेशान होता है, चल नहीं रहा है क्यों, अब वो चलेगा बिल्कुल नहीं। द रीजन इज बिकॉज क्या होता है, जैसा आप ये बोट को पीछे सोप लगा दिए ना, सोप थोड़ा डिजॉल्व हो गया, डिजॉल्व होके ना यहाँ पे सोप सोल्यूशन जमा हो गया, ये ऊपर सोप का एक लेयर डिपॉजिट हो गया। ये सरफेस टेंशन का फोर्स है, नीचे की तरफ काम कर रहा था, ये भी नीचे की तरफ काम कर रहा था, बट ये नीचे फोर्स अब कमजोर होने लगा है बिकॉज ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स आ गए। तो इस छोटे से बोट के सामने होने वाले फोर्स और पीछे होने वाले फोर्स अब बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है, तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। जब थोड़ा बड़ा और खिलौना हो ना, तो जैसे थोड़ा और बड़े बोट हो ना,
तो यहाँ पे अगर आप कोई नैप्था जैसा चीज को बिठा देंगे ना और थोड़ा आग लगा के उस पर से वेपर निकलता है, अच्छा और तेजी से चलता है क्योंकि ऊपर डिपॉजिट करेगा लेयर को, लेयर डिपॉजिट करता है तो सरफेस टेंशन यहाँ बैलेंस होता रहता है, यहाँ बैलेंस अनबैलेंस है। बट कुछ देर 2-4 राउंड घूमने के बाद सरफेस के ऊपर समान हो जाता है सब कुछ, मैंने चारों तरफ समान हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है वो चीज, तो फिर वो घूमना बंद कर देता है सरफेस टेंशन की वजह से। तो इस एग्जाम्पल के साथ मैंने क्या सीखा है, सरफेस के ऊपर अगर कोई भी केमिकल डिपॉजिट होने लगा ना तो सरफेस टेंशन को कम कर देगा, और अंदर अगर कोई केमिकल चला गया मीडियम के अंदर वो तो सरफेस टेंशन को और बढ़ा देगा। तो एडवांस का क्वेश्चन उस साल क्या था, उन्होंने सरफेस टेंशन का 3 डायग्राम दिया, एक में पूछा मिथाइल अल्कोहल, एक में पूछा पोटेशियम क्लोराइड, एक में पूछा सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट मतलब जो जिनके बारे में हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, डिटर्जेंट्स आदि, और तीनों का सरफेस टेंशन कंपेयर करने के लिए डायग्राम से बोल रहे थे। नाउ सी देम केयरफुली, one is potassium chloride that is highly soluble in water, so it dissolves, and when it dissolves it enters into solution, and when it enters into solution you have more particles within the bulk of the solution, so that is going to raise the surface tension because that is going to only raise the inward pull. But methyl alcohol is a volatile substance, so vapors of methyl alcohol will form a layer on the surface of the liquid water, so consequently surface tension will decrease because methyl alcohol is a volatile substance. As I was taking examples of camphor, वो volatile substance है, ऊपर layer deposit होते ही surface tension घटेगा. What about surfactants? Now to give a remark about behavior of surface tension in case of a surfactant, आपको surfactant की माइसेल फॉर्मेशन का पहला 2 सेंटेंस देखना पड़ेगा। माइसेल फॉर्मेशन के पास आप पढ़े थे, सरफेक्टेंट जब लो कंसंट्रेशन में रहता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, बट मोस्ट ऑफ देम सरफेस के ऊपर रहते हैं। क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन टच करते ही वो नीचे की तरफ जाता है, रश करके जाता है और माइसेल बना लेता है। सो डोंट यू सी, इनिशियली दे वर गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस, एज दे वर गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस surface tension was decreasing, but once it has touched critical micelle concentration and they have started forming micelles in the bulk of the solution. Now things are reversed. अब तो अंदर चला गया ना तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। तो उनका जो डायग्राम था ऐसा था, सरफेस टेंशन का ये था, कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन ऐसा थोड़ा सा था, थोड़ा सा फिर बढ़ा दिए थे ऊपर की तरफ ताकि क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन क्रॉस करने के बाद थोड़ा बढ़ जाएगा। तो सरफेस टेंशन की बिहेवियर तीनों केमिकल का अलग अलग होता है। तो आप एक काम कीजिए, आप बैक टू सरफेस केमिस्ट्री, मैं डिक्टेट कर देता हूं, लिख लीजिए बैक टू सरफेस केमिस्ट्री। जो लास्ट पार्ट था जहां पे हम लोग सरफेक्टेंट्स के बारे में लिख रहे थे, वहीं पे 2 लाइन जोड़ दीजिए। सब्सटेंसेस लाइक, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डिक्टेट कर देता हूं, आप लिख लो। सब्सटेंसेस लाइक पोटेशियम क्लोराइड raises the surface tension. I'm not writing the definition. Raises the surface tension. से दिया है सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट का बिहेवियर कैसा होगा, तो उसे बोलने के लिए मैंने आजू बाजू में 2 सेंटेंस और लिख रहा हूँ। पोटेशियम क्लोराइड raises the surface tension. On the other hand, methyl alcohol or any other volatile substance lowers the surface tension as they get deposited on the surface. But सरफेक्टेंट्स मैंने डिटर्जेंट्स या माइसेल जो बनाते हैं, सोप्स जैसे सरफेक्टेंट्स है, सरफेक्टेंट्स शो ए डिफरेंट बिहेवियर। At a concentration lower than CMC,
एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स, सर्फेक्टेंट ऐड करोगे ना तो लोअर्स द सरफेस टेंशन, सरफेस जो कम करेगा क्योंकि सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होता है. एट ए कॉन्सेंट्रेशन लोअर देन CMC, एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स lowers the surface tension. After CMC, it raises only slightly. ठीक, अब आप लिखना बंद कर दीजिए. मैं थोड़ा आयरन एक्सट्रैक्शन समझा के लिखूंगा. मैं मेटल एक्सट्रैक्शन हर मेटल को अलग से पढ़ाऊंगा. आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड पढ़ चुके हैं. मैं भी लाइक थोड़ा जिंक एंड लेड. स्टॉप राइटिंग एंड लिसन टू मी. इन द आयरन एक्सट्रैक्शन हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं बता. पेन ड्रॉप कर दीजिए, माइक बंद करके रखिए. हाँ बोलो सर, एक बार और बोल दीजिए ना कि CMC के बाद बढ़ता है, इंक्रीजेस ओनली स्लाइटली ना. हाँ, बहुत स्लाइटली, बहुत कम बढ़ता है. बिकॉज वो मैं माइसेल्फ अंदर चले गए ना, अंदर किसी भी पार्टिकल की संख्या बढ़े तो सरफेस टेंशन थोड़ा सा बढ़ जाता है ना. प्लीज लिसन. अच्छा टॉपिक है आयरन एक्सट्रैक्शन. मेरी बात सुनते रहिएगा ठीक से, पूरा समझ में ठीक आता है. इनऑर्गेनिक. ना we are going to study what is called as your entire extraction of iron, right? So this is done in different steps. Like first, purification of ore. If your ore quality is very good, you don't need any purification of magnetic separation, any purification like magnetic separation method. But once ore purification is complete, we subject it to roasting. Roasting in iron extraction is important because it converts ferrous oxide, if any, in the ore to ferric oxide. Your ore is primarily Fe2O3, but it may contain little FeO. During roasting, it changes to Fe2O3. Otherwise, this part of iron would have been lost. ये लॉस्ट हो जाता है जब आप स्लैग बनाओगे. बाकी 2 लाइन लिखूंगा रोस्टिंग के बारे में. रोस्टिंग का जो रूटीन एक्टिविटी होगा, क्योंकि आप हीट कर रहे हैं तो वोलाटाइल इंप्योरिटी चला जाना और पोरस हो जाना, पोरस होने से सरफेस एरिया बढ़ के रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाना, वो सब लिखूंगा नहीं. वो तो जनरल रोस्टिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो तो ऊपर हम बात कर चुके हैं. इसके बाद रोस्टेड और कोक एंड लाइमस्टोन, इन तीनों को ब्लास्ट फर्नेस में मिक्स करके डाला जाता है. रोस्टेड और कोक एंड लाइमस्टोन. 4 टन की मिक्सचर में 1 टन आयरन मिलता है, 25% मिलता है. ये 2 हाफ एंड 1 रेशियो में लेते हैं. ये अगर और हुआ ना, ये कोक हुआ, ये लाइमस्टोन हुआ. शायद इतना ना लिखो बट ठीक है. टुगेदर 4 टन लेंगे तो 1 टन का आयरन मिलता है. शायद ये भी ना लिखो. ब्लास्ट फर्नेस तरह एक टॉल सिलिंड्रिकल शाफ्ट है. यहाँ हॉट एयर के ब्लास्ट दिया जाता है. इसे टुइया कहते हैं, बट आप ना कहो तो चलेगा. टी कैसे होता है स्पेलिंग? TUYERE होगा. इसमें हॉट एयर की ब्लास्ट देते हैं, बट हॉट एयर ब्लास्ट लिखो तो चलेगा. आप मार्क कर सकते हैं जहां हॉट एयर की ब्लास्ट देते हैं ना, उसी जगह को वाइड बनाया गया है ब्लास्ट फर्नेस की, ताकि एयर सर्कुलेट करे. ऊपर से आप ब्लास्ट फर्नेस का चार्ज डालते हैं. ये जो चार्ज आप मिला है ना, ऊपर से डालते हैं. ऊपर से अरेंजमेंट भी मैं लिखूंगा नहीं, ले बता देता हूँ. डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट होता है. एक कप कोन, फिर कप कोन. ये ऊपर का पार्ट है, ऐसा होता है ऊपर का पार्ट. डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट में क्या है, जैसे एक लोड आप यहाँ से देंगे ना, एक कोन दब जाएगा नीचे, एक पैसेज क्रिएट होता है और लोड अंदर आ जाता है. आके फिर इस कोन के ऊपर प्रेशर डालेगा, तो फिर ये कोन दब जाता है, फिर वो नीचे चला जाता है. जब ये कोन दब गया ना, ये अपनी जगह पे फिट हो गया था, और जब ये दब गया था तब ये अपनी जगह पे फिट था. इन अदर वर्ड्स, आपने ऊपर से चार्ज तो डाला बट ऊपर कभी खोला नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लास्ट फर्नेस होता है, इतना हीट अंदर है, तो आप बार बार ढक्कन खोल के थोड़ी डालेंगे. स्ट्रॉली से जाता है चीजें, पूरा छोटे छोटे स्ट्रॉली से जाएगा, स्ट्रॉली पूरा अनलोड कर देता है. ये तो कभी कभी तो 80 फीट के आसपास भी हो जाता है हाइट, मैंने 8 स्टोरेड बिल्डिंग की तरह हाइट होता है ब्लास्ट फर्नेस की. ठीक है, तो मैं क्या पढ़ाऊंगा? मैं ना ब्लास्ट फर्नेस की जो रिएक्शंस है
उन्हें मैं डिफरेंट जोन में क्लासिफाई करने वाला हूँ। केमिकली तो मैं देखूंगा ना, तो इस पार्ट को मैं कहता हूँ जोन ऑफ कंबाशन, ये पार्ट को बोलता हूँ मैं जोन ऑफ फ्यूजन, ये पार्ट मिडिल जोन कहलाता है, सबसे ऊपर का पार्ट जोन ऑफ रिडक्शन कहलाता है। इनकी टाइटल्स है। ऊपर पार्ट में टेम्परेचर नेचुरली कम होगा, नीचे पार्ट में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर कितने रेंज में है थोड़ा बुक से बुक भी डिफर करता है, बट मोरोवर समान है। अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, लिखते हुए बात करते हुए बढ़ूंगा। 2-4 अच्छे सेंटेंसेस है, बाकी रूटीन एक्टिविटी है। चलिए लिखिए। सही, जोन रिफाइनिंग से अलग टॉपिक होगा। हाँ, जोन रिफाइनिंग खत्म हो गया। जोन रिफाइनिंग के साथ तरह ना रिफाइनिंग का मेटल खत्म हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, मेटल एक्सट्रैक्शन सेपरेटली पढ़ रहे हैं, ये आयरन एक्सट्रैक्शन। हॉट एयर ब्लास्ट, हेंस द टाइटल ब्लास्ट फर्नेस, इसी को TEA कहते हैं। ये ऊपर का पार्ट जोन ऑफ रिडक्शन, मिडिल जोन, जोन ऑफ फ्यूजन, कंबाशन। मैं वो डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट आदि लिखा नहीं, कुछ चीजें मैं लिखता हूं जो जरूरी है, मेरे साथ लिखिए, जहां एक्सप्लेनेशन लगेगा समझाऊंगा। हेमाटाइट इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ आयरन। हम लोग को ओर का एक लिस्ट बनाना है, याद रखिएगा। The principal ore of iron, it is roasted. During roasting, roasted after purification, ज़्यादातर वॉशिंग करते हैं इम्प्योरिटीज को निकालने के बाद, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड कहते हैं। आफ्टर, इट इज रोस्टेड आफ्टर प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर, purification. During roasting, FeO, if any, changes to Fe2O3. Roasted ore, coke and limestone in the ratio 2:1:1 is called charge of blast furnace. तो आप प्यूरिफिकेशन किए, रोस्टिंग किए। कोक का क्या रोल है ना, कोक फ्यूल भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। लाइमस्टोन इज द फ्लक्स, in the flux. You have added it to remove something, that is your silicon dioxide. अब मैं रिएक्शन स्टार्ट करूंगा। तो पहले स्टार्ट करता हूं मैं जोन ऑफ कंबाशन से। इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस, जोन ऑफ कंबाशन।
where temperature can be around 1500 degrees Celsius, around 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस जोन में, ये हॉटेस्ट पार्ट है। इस पे प्राइमरी रिएक्शन है C+O2CO2 जिसका डेल्टा एच नेगेटिव है, C+O2CO भी बनेगा, ये भी नेगेटिव है। दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट। कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक कुछ नहीं स्टार्ट किया मैंने, मतलब 2-4 लाइन एक्सप्लेनेशन से मेजर ऐसा ही चलता है। जोन ऑफ फ्यूजन एज द नेम इम्प्लाइज, जो चीजें ऊपर प्रोड्यूस होंगे वो मेल्ट होंगे यहाँ। जोन ऑफ फ्यूजन टेम्परेचर इज लोअर, स्लाइटली लोअर, because of this reaction. Carbon dioxide combines with fresh coke to produce carbon monoxide and delta H is positive. It's an endothermic reaction. मुझे ये एंडोथर्मिसिटी दिखाना था, बच्चों को ये पता नहीं रहता ये एंडोथर्मिक है, तो ये कुछ ना हीट तरह एब्जॉर्ब कर लेगा नीचे से तरह। अरे तू नीचे से एयर दे रहा है तो ऊपर तो एयर जाएगा, जाने के समय कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हुए जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रेश कोक की कांटेक्ट में आ रहा है तो ऊपर से डाल रहा है चीजों को, तो फ्रेश कोक की कांटेक्ट में आएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और वो हीट एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देता। बाकी एवरीथिंग मेल्ट्स हियर, जो ऊपर से प्रोड्यूस हुए हैं वो मेल्ट होते हैं। मैंने लिखा नहीं उस बात को, तो नाम टाइटल्स का पता चल रहा है। ना मिडिल जोन, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस टेक्स प्लेस हियर, सारे रिडक्शन रिएक्शंस लगभग यही होते हैं। अच्छा, इस पे क्या क्या होता है? पहले मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा रिड्यूस होगा तो मैंगनीज बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मैंगनीज का 2 ऑक्साइड होते हैं, MnO MnO2, बट MnO इक्वल, ये बनाएगा सिलिकॉन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ये रिड्यूस होगा फॉस्फोरस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैंगनीज सिलिकॉन फॉस्फोरस जो प्रोड्यूस हुए ये तरह मिक्स हो जाते हैं आयरन के साथ। मैंगनीज सिलिकॉन, फिर ये SiO2 आया कहाँ से? SiO2 ओर के अंदर था ना, ओर के अंदर तो बहुत सारा इम्प्योरिटी है ना। तो मैंगनीज सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस प्रोड्यूस्ड मिक्स straight with iron, mixed with iron. They are considered as impurities of iron. Even sulfur, even little sulfur is produced. Even little sulfur is produced from sulfur dioxide. मैंने सारे ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड ने रिड्यूस किया करके पूरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया। आयरन का बात अभी तक नहीं आया है, इम्प्यूरिटी की बात हो रही है। ये इम्प्यूरिटी जो बने वो डायरेक्टली मिक्स हो जाएंगे आयरन के अंदर। तो आयरन के अंदर नेचुरली मैंगनीज सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर होता है। मैं तुम्हें खाली थोड़ा बता के रखूँ, लेकिन पढ़ाऊंगा नहीं, आगे लिखूंगा नहीं। ये ना, ये फॉस्फोरस अगर आयरन के अंदर रह गया, स्टील मेकिंग के समय बड़ा प्रॉब्लम करता है। स्टील मेकिंग में आप अगर ये फॉस्फोरस को नहीं निकालेंगे स्टील मेकिंग के दौरान, तो फॉस्फोरस ना की प्रेजेंस स्टील के अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप करता है जिसे कोल्ड ब्रिटलनेस कहते हैं। स्टील अगर ठंडे में रह जाए ना, बहुत लो टेम्परेचर में रह जाए ना, फट जाएगा स्टील, क्रैक डेवलप करता है, फैटिग आता है इस फॉस्फोरस की वजह से। और सल्फर हॉट ब्रिटलनेस डेवलप करता है स्टील में, हॉट कंडीशन में स्टील में फैटिग डेवलप करेगा, क्रैक डेवलप करेगा। इसलिए स्टील मेकिंग के समय फॉस्फोरस सल्फर को रिमूव करना पड़ता है। अभी तो हम इम्प्यूरिटीज की बात कर रहे हैं, ये इम्प्यूरिटी आयरन के अंदर नेचुरली होते हैं। लेकिन मिडिल जोन में एक और मेजर रिएक्शंस होता है, वो है लाइमस्टोन का टूटना। लिख डालता, लाइमस्टोन
डिकम्पोजेस हियर मैंने इस जोन में कैल्शियम का आपने डिकम्पोज किया तो बनाया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हीटिंग की वजह से हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइंस विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड दो रास्ते में जा रहा है, कुछ रिड्यूस भी हो रहा है, कुछ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ भी जा रहा है टू फॉर्म स्लैग, टू फॉर्म फ्यूजिबल स्लैग calcium silicate, whose density is much lower than that of molten iron. मोल्टेन आयरन से इसकी डेंसिटी काफी कम होता है सिलिकॉन स्लैग की। अब ना मैं आऊंगा जोन ऑफ रिडक्शन, टॉप जोन में आया, इसी पे मैं कुछ रिएक्शंस लिखूंगा। जोन ऑफ रिडक्शंस, हम सबसे ऊपर जोन में पहुंचे हैं। यहाँ टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, टेम्परेचर अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस, काफी कम हो चुका है यहाँ पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर। इस जोन में ना आयरन की रिडक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, मेरा सेंटेंस ध्यान से पकड़िएगा, स्टार्ट होते हुए नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है। मैं इस बात को क्लियर कर दूंगा, मिडिल जोन तक कंटिन्यू करता है आयरन की रिडक्शन। मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो मिडिल जोन में लिखा नहीं, अभी मैं इस बात को लिखूंगा कि आयरन की रिडक्शन टॉप जोन से स्टार्ट होते हुए मिडिल जोन की तरफ, मिडिल जोन के अंदर तक कंटिन्यू करता है, फिर जाके वो जोन ऑफ फ्यूजन में मेल्ट हो जाता है। लिखूंगा इस बात को, रिडक्शन ऑफ Fe2O3 starts here and extends to zone of reduction. Zone of reduction तक ये चलता रहता है, ठीक है। अच्छा, कैसा होता है रिडक्शन? सर एक्सटेंड टू जोन ऑफ रिडक्शन, ये तो जोन ऑफ रिडक्शन ही है। ओहो सॉरी सर, मिडिल जोन, एक्सटेंड्स टू मिडिल जोन, हाँ ठीक है, मिडिल जोन तक चलता है। अच्छा, अब क्या होगा, रिडक्शन कैसा है? Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देगा Fe3O4, आप देख सकते हैं फेरोसोफेरिक ऑक्साइड है ये, कार्बन डाइऑक्साइड। एंटायर CO खर्च हो जाता है इस रिएक्शन में, पूरा CO कंज्यूम कर लेता है। Fe3O4 फर्दर रिड्यूस होकर कार्बन मोनोऑक्साइड से FeO बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एट लो टेम्परेचर, है ना, दैट इज यू कैन से बिलो 800 डिग्री सेल्सियस, दैट इज बिलो 800 डिग्री सेल्सियस, नो आयरन इज प्रोड्यूस्ड, आयरन बनता नहीं, रिडक्शन तो हो रहा है, आयरन प्रोड्यूस नहीं होता है। आयरन प्रोड्यूस के लिए तुझे टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, 800 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करना पड़ेगा। above 800 डिग्री सेल्सियस आयरन प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे FeO प्लस CO, Fe प्लस CO एट वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई मैंने अराउंड 1000 डिग्री है, मैं हाई लिखता हूँ, वेरी हाई ना लिखता हूँ। एट हाई टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिएक्शन में ऐसा दिखेगा तुझे, FeO प्लस C, Fe प्लस CO, ये एकदम जानना है मैं क्या बोल रहा हूँ, पता है तुझे? थोड़े से हाई टेम्परेचर में ना कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, थोड़े लो टेम्परेचर में कार्बन मोनोऑक्साइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट, आयरन में, और इसे लो टेम्परेचर कर देगा तो आयरन ही बनेगा नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा अगर पूछेगा तो मैं ऐसा बोलूंगा, हाई टेम्परेचर में ना ये CO2 फ्रेश कोक के साथ रिएक्ट कर गया है, करके बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे, तेरा CO2 कैंसिल हो जाएगा, XCO कैंसिल हो जाएगा, ये दिख जाएगा तुझे। हाई टेम्परेचर में प्रोडक्ट CO2 एक C के साथ रिएक्ट करके CO बनाना शुरू किया है, इस वजह से तुझे अपेरेंटली रिएक्शन ऐसा दिख रहा है। तो मैंने अपना सेंटेंस को बहुत सिंपल रखने की कोशिश की, मिडिल जोन में ये होता है, ये होता है, ये होता है, बस आयरन बना। आयरन बनने के लिए मैंने कुछ है। अब ना मैं तुम्हें थोड़ा NCERT दिखाऊंगा, मैं एक बात बोलूँगा तुम्हें,
तो मैंने आई नीड योर हेल्प इन द सेंस मुझे ना सच में यहाँ क्या वो लिखे हैं मुझे समझ में नहीं आता है सर एक क्वेश्चन था। हाँ एक मिनट, ये कहाँ क्या लिखे हैं ना मुझे यहाँ समझ में नहीं आता है। तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा ना इस बुक को लेके थोड़ा मेरा माइंड भी बहुत ब्लॉक रहता है। मैं पर्सनली पसंद नहीं करता तो पढ़ने का मन भी मुझे नहीं करता है। तुम्हें अगर ये जगह एक जगह समझ में आएगा ना मुझे थोड़ा समझा देना, या मैं देखना चाहता हूँ कि ये जगह एक जगह मैं दिखाऊंगा, तुम्हें अगर समझ में आया तो मुझे ना कागज में थोड़ा लिख के फोटो भेज देना। सुनो कि कौन सा जगह मैं बताता हूँ, रुकिए। ये तरह ऊपर वाले तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चला रिएक्शंस। ये इक्वेशंस यहाँ गलत था क्योंकि यहाँ Fe प्रोड्यूस हो गया था तो मैंने इसे काट दिया है। Fe यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो सकता, वो Fe2O3 टू Fe3O4 जा रहे हैं, Fe2O3 टू FeO कैसे हो जाएगा? ये पक्का Fe नहीं हो सकता, वो FeO होगा, वो गलत प्रिंट हुआ है, वो समझ में आ रहा था। यहाँ साथ ठीक लिखे हैं, यहाँ ठीक लिखे हैं Fe2O3 टू Fe3O4, Fe3O4 टू FeO लिखे हैं। वो Fe3O4 टू FeO लिखने के समय यहाँ Fe हो गया था, ऐसा है। आगे क्या है, कहाँ मैं बताऊँ तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। एट 900 टू 500 केल्विन, 1500 केल्विन, मैंने जिसे 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास लिखा, आयरन ऑक्साइड रिड्यूस होकर कार्बन मोनोऑक्साइड से आयरन प्रोड्यूस होने लगा। इससे पहले आयरन नहीं आ रहा था, इससे पहले FeO आ रहा था, आने लगा। इसके बाद वो क्या किए, FeO को कार्बन के साथ जोड़ के Fe+CO बनाए, बना के यहाँ रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट को देखो आप, कार्बन लिखा गया है, कार्बन, और कार्बन लिख रहे हैं, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है। हाँ कार्बन तो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, थोड़े हाई टेम्परेचर में होता है। यहाँ जाके वो समझा रहे हैं अबव 1073 केल्विन, माने 800 डिग्री सेल्सियस हुआ, दैट इज इन द रेंज ऑफ 900 टू 1500 केल्विन, ये रेंज है। Coke will reduce FeO and will itself be oxidized to carbon monoxide. Coke FeO को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होकर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। तो जिसे मैंने लिखा है अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस में होगा, वो इस बात को ऐसे लिख रहे हैं कि FeO कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है और खुद आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। वो लिख रहे हैं 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। नीचे जाके फिर इसके बाद लिखना शुरू किया, ये जगह मुझे प्रॉब्लम है। एट अबाउट 1400 डिग्री सेल्सियस फिर वो लिख के C+O2 करके CO बनाए, और यहाँ इस रिएक्शंस को दिख रहे हैं कि -53 किलोजूल करके स्पॉन्टेनियस किए। तो 1400 डिग्री सेल्सियस में उनका FeO C से रिएक्ट करके Fe बनाया, ये राइटिंग यहाँ यही दिखा रहा है। बट यहाँ लिख रहे हैं 1073 केल्विन में FeO थ्योरी में लिख रहे हैं will be reduced and itself carbon will be oxidized to carbon monoxide। मतलब ये जो सेंटेंस में यहाँ लिखा गया है और ये जो रिएक्शन यहाँ लिखा गया है, दोनों समान बात है। बट ये बात लिखा जा रहा है 1073 केल्विन में, और ये रिएक्शन को समझा जा रहा है 1673 केल्विन में, इस टेम्परेचर में समझा रहे हैं। ये बात अगर आपको समझ में आया ना, हो सकता है मेरा माइंड ब्लॉक रहता है बहुत, मैंने इस बुक को मैं पसंद नहीं करता था ना, तो मैं पढ़ता नहीं एकदम मन देके। तो कभी आपको समझ में आया ना वो दोनों राइटिंग में क्या डिफरेंस है ना, मुझे काइंडली कागज में लिख के थोड़ा सा दे देना। मैं इस जगह को मुझे प्रॉब्लम होता है बहुत। दूसरा एक पॉइंट है कि इन्होंने यहाँ पे पिग आयरन एंड कास्ट आयरन को डिफरेंट लिखने की कोशिश की है, लेकिन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री किताब देखिए, दोनों एकदम डिफरेंट नहीं है, दोनों समान चीज़ें, ना टेक्निकली ना केमिकली, पूरा यही लैंग्वेज लिखा रहता है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में। टेक्निकली केमिकली पिग आयरन कास्ट आयरन डिफरेंट नहीं है, बट इन्होंने पूरा साफ कर दिया कास्ट आयरन डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन। तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो मैं इनकी सेंटेंस के हिसाब से चला जाऊंगा, नहीं तो आपका नंबर ऊपर जाएगा, बट मेरी समझ ऐसा नहीं है। बाकी तो नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे मैं पढ़ाता हूँ। मुझे प्रॉब्लम बेसिकली इस जगह पे हो रहा है इनकी राइटिंग से। मिसप्रिंट था वो तो समझ में आ रहा था, कोई बात नहीं, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, मुझे आप समझा दीजिएगा। तो मैं अपना कंटिन्यू कर रहा हूँ जैसे लिखना था मुझे। हाँ अब क्या पूछ रहा था, पूछ। सर ये जोन ऑफ रिडक्शन में फाइनली FeO बनता है ना, FeO प्लस CO2 बनता है, तो हम लोगों ने प्यूरिफिकेशन में वहाँ पे Fe2O3 में क्यों कन्वर्ट किया था सबको रोस्टिंग के वक्त? क्या रोस्टिंग के बाद? सर वहाँ पे था ना कि FeO को हम लोग रोस्ट करते हैं ताकि Fe2O3 बन जाए। ना तू समझा नहीं रे बाबा। अरे तेरा ओरिजिनल हेमाटाइट ओर के अंदर कुछ FeO रह गया था, तो रोस्टिंग के दौरान क्या हुआ, वो FeO तेरा Fe2O3 को कन्वर्ट हो गया था।
अगर FeO को Fe2O3 में वो कन्वर्ट नहीं होता तो कुछ चांसेस होते हैं कि FeO तेरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर फेरोसिलिकेट बना लेगा। यहाँ ये जो FeO है, ये FeO और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रिएक्शन जल्दी शुरू हो जाता है, माने FeO रिडक्शन होने के समय सिलिकेट अलग हो चुका है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जा चुका है। तुम समझे बातों को? सर सिलिकॉन कहाँ गया, मतलब वो समझा नहीं। सिलिकॉन तेरा स्लैग बना लिया ना, यहाँ पे लिखा ना तूने, कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइंड विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड टू फॉर्म फ्यूजिबल स्लैग कैल्शियम सिलिकेट। सर पर वो तो नीचे बना ना, मतलब जोन ऑफ रिडक्शन के बाद बना ना। सुनो, जोन ऑफ रिडक्शन में तुम्हारा रिडक्शन रिएक्शंस अप टू मैक्सिमम FeO आता है, FeO से नहीं, वो ये तो कंटिन्यू करता है नीचे की तरफ, ये तो जाके मैंने लिखा ना मिडिल जोन तक कंटिन्यू करता है रिडक्शन रिएक्शंस। 800 डिग्री सेल्सियस जोन ऑफ रिडक्शन कहाँ से आएगा? इस स्टेज में इसे स्पॉन्ज आयरन कहते हैं। स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री का नाम सुना है? स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री का? हाँ, वो FeO तक ही प्रोड्यूस करते हैं, तो नीचे की तरफ चलता है। ठीक है, तो मैंने कुछ लिखा है, मेरा टेम्परेचर मैं उसी तरीके से रखूंगा जैसे मैंने समझा है चीज़ों को। 800 डिग्री सेल्सियस में आयरन प्रोड्यूस होता है, बट वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है। हाई टेम्परेचर में चला जाओगे तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होने लगता है। ये बात वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है टेम्परेचर का, बट वो क्या लिखे हैं अगर आपको समझ में आया मुझे थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, अब मैं चलो आयरन एक्सट्रैक्शन हो जाने के बाद अब मैं आयरन की अंदर होने वाले जो इम्प्योरिटी, कास्ट आयरन, पिग आयरन के बारे में थोड़ा सा लिखूंगा। लिखिए मेरे साथ, कास्ट एंड पिग आयरन। मैं NCERT की तरह लिख देता हूँ क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगा नहीं तो मेरी समझ, लेकिन ऐसा नहीं है। कास्ट आयरन, पिग आयरन। पिग आयरन is the iron obtained from blast furnace. Containing many impurities. Containing impurities like manganese, silicon, phosphorus, sulfur and carbon. When mixed with scrap iron and carbon, scrap iron and carbon and heated, it gives cast iron. ये उनकी भाषा है। ये NCERT लैंग्वेज है, उनकी भाषा से मैंने लिखा है इसे। मुझे कास्ट आयरन विच इज़ वेरी हार्ड, कास्ट आयरन इज वेरी हार्ड, सो डायरेक्टली यूज फॉर मोल्डिंग पर्पस। मोल्डिंग पर्पस का मीनिंग होता है जैसे मैनहोल कवर बनाना, जैसे कास्ट आयरन से बनता है। इट इज़ डायरेक्टली यूज फॉर मोल्डिंग पर्पस, इट इज़ वेरी हार्ड। स्क्रैप आयरन क्या होता है? स्क्रैप आयरन होता है जो मैंने पुराना आयरन से, जिसे हम रास्ते में फेंक देते हैं, ये सब आयरन तो स्क्रैप है ना। इट गिव्स कास्ट आयरन, इट इज़ वेरी हार्ड एंड डायरेक्टली यूज फॉर मेकिंग आइटम्स लाइक मैनहोल कवर, लाइट पोस्ट, ये कास्ट आयरन से बनते हैं। कास्ट आयरन बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो ये कास्ट आयरन के बारे में गया। ये तो मैंने NCERT वाला सेंटेंस लिखा। अब मैं थोड़ा सा 2 लाइन इस पर जोड़ूंगा। क्या जोड़ूंगा? कास्ट आयरन 2 तरह का होता है। कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट अराउंड 5% की है। मैं तो इसे कास्ट एंड पिग एक जैसा बोलता है, बट ठीक है। ये 2 तरह का होता है, व्हाइट कास्ट होता है, ग्रे कास्ट होता है। आप उस बात को लिखिए। कास्ट आयरन, कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन is about 5%, 5% है। It is classified as white cast and grey cast.
white cast iron contains carbon as cementite, Fe3C, and grey cast contains carbon as graphite. क्या होता है ना, तो कूलिंग कैसा करता है, रैपिड कूलिंग करता है, स्लो कूलिंग करता है। स्लो कूलिंग करेगा ना तो कार्बन ना आयरन के साथ कंबाइन नहीं करता है, वो अलग हो जाता है, तो ग्राफाइट की तरह रहता है, तब वो ग्रे कास्ट कहलाता है। और रिएक्ट कर गया आयरन के साथ, थोड़ा सा जो कार्बन है वो आयरन के साथ रिएक्ट करके बैठा है, उसे सीमेंटाइट कहते हैं, सीमेंटाइट बना लेता है, तो इसे व्हाइट कास्ट आयरन कहते हैं। 5% के आसपास होता है। इसके बाद आता है रॉट आयरन। ये तरह मोस्ट प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ आयरन है। रॉट आयरन का द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। रॉट आयरन रिवर्बिरेटरी फर्नेस में बनाया जाता है। ये थोड़ा लिखूंगा मैं। एज सच रॉट आयरन की ना यूज बहुत कम है, ना कि बराबर है। मैं बताऊं, आप समझ जाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट कमर्शियल वैरायटी ऑफ आयरन होता है स्टील। ये रॉट इसलिए बनाते हैं कि रॉट बनाने के बाद ना अपनी हिसाब से इम्प्योरिटी डालते हैं, जैसे निकेल स्टील, क्रोम वेनाडियम स्टील, टंगस्टन स्टील, सब अलग अलग स्टील। तो टंगस्टन स्टील यूज होता है तरह रेसिंग कार की एक्सेल में, जो फार्मूला 1 रेसिंग है ना, उस पर एक्सेल टंगस्टन स्टील से बनता है। निकेल स्टील होता है जहां थर्मल एक्सपेंसिविटी को रोकना है मुझे, निकेल स्टील होते हैं। क्रोम वेनाडियम स्टील, क्रोमियम स्टील, ये थोड़ा स्टेनलेस स्टील होते हैं, इसमें नहीं आता है रस्ट जल्दी से। एज सच रॉट आयरन की यूज काफ़ी कम है, बट फिर भी रॉट आयरन कहीं कहीं पे थोड़ा फर्नीचर मेकिंग में यूज होता है। फर्नीचर मेकिंग में हम किन आइटम को प्रेफर करते हैं ना, वो आइटम प्रेफर करते हैं जो थोड़ा पॉलिश ले ले। पॉलिश वुड तो काफ़ी अच्छा है, बट वो उसका अवेलेबिलिटी प्राइस अलग बात हो जाता है। मेटल में से रॉट आयरन अच्छा पॉलिश लेता है। आप बोलोगे एल्यूमिनियम बना लो सर। फर्नीचर हम हमेशा हेवी चाहते हैं ताकि अपनी जगह पे बैठा रहे, तब एल्यूमिनियम नहीं होता है, एल्यूमिनियम हल्का हो जाता है बहुत, तो रॉट आयरन वहाँ थोड़ा यूज है। रॉट आयरन का एज सच यूज नहीं है। मैंने आई हैव सीन, मैंने देखा है, मैजिक देखा है, मैजिक जो दिखाते हैं इधर उधर, उन्होंने क्या किया, एक रुमाल को ना बहुत बार फोल्ड किए, फोल्ड करके आंखों के ऊपर ऐसा रखा, एक आयरन रॉड लिए, पूरा आयरन ही था, रॉड लिए और आयरन रॉड को नीचे रखे, रुमाल के ऊपर ऐसे रखे, आयरन रॉड आंखों से ऐसे दबाए, पूरा आयरन रॉड बैंड हो गया। ठीक है, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग हिज एबिलिटी, बट वो पक्का रॉट आयरन है, कास्ट आयरन नहीं होगा। रॉट आयरन प्यूरिफाई होने की वजह से ना मेटल का पूरा प्रॉपर्टी उभर के आता है, तो मेटल में जो तू पढ़ता है मेलिएबिलिटी पूरा एकदम दिखता है रॉट आयरन में सही तरीके से, कास्ट में नहीं दिखेगा वो सब, इम्प्यूरिटी की वजह से। इम्प्यूरिटी उसकी क्रिस्टल को डेवलप होने नहीं देते हैं रॉट आयरन की, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, वो मेलिएबल है भले ही, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट हाई है पूरा। इम्प्यूरिटी मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देते हैं। लिखिए, वो पार्ट को ना सच में ना थोड़ा सिंसियरली कोई पढ़ना, आप लोगों को पढ़ना, अगर आपको समझ में आ जाए ना, मुझे थोड़ा सा कागज में लिख के ना मुझे भेज देना एक फोटो। मैं भी सोचता हूँ कभी, मेरा दिमाग में ना बहुत ब्लॉक रहता है वेबसाइट देखने से, पढ़ता नहीं मन देख लगा के कभी। सर वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया हुआ है। थोड़ा सा आप पढ़िएगा तो पता नहीं यार, हम ना दुखी हो जाते हैं, ये गुस्सा हो जाता है, हम खुद ही समझ नहीं पाते। तो 14-15 साल से किताब बना कर रखे हैं, जैसे भगवत गीता बन गया, उस तो एडिट नहीं कर सकते आप, बाइबल को तो एडिट नहीं कर सकते, बन गया है तो उसमें थोड़ी एडिट होता है, धर्मशास्त्र। वैसा केमिस्ट्री किताब को धर्मशास्त्र बना कर रख दिया ये। अरे इतना हो सकता है मैं ही अरे एनीवे, आपको अगर समझ में आया मुझे कागज में लिख के दे देना। मैं सच में मुझे समझ में नहीं आया उस जगह पे वो क्या लिखना चाहते हैं। एलिनाम डायग्राम के पास भी मुझे समझ में नहीं आया एग्जैक्टली वो क्या लिखना चाहते हैं। आप तो हॉरिबल राइटिंग है डी ब्लॉक के अंदर। It is the most pure form of iron.
इट इज प्रिपेयर्ड सोचो जिन बच्चों के पास टीचर नहीं है ना, कुछ गांव के अंदर तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास टीचर नहीं है, उस किताब से पढ़ के क्या समझेंगे बताओ। इट इज प्रिपेयर्ड इन ए रिवर्बरेटरी फर्नेस। मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, रिवर्बरेटरी फर्नेस, है ना। इसमें क्या होता है, अच्छा, लाइंड विथ हेमाटाइट। रिवर्बरेटरी फर्नेस में लाइनिंग हेमाटाइट होता है। हेमाटाइट लाइनिंग होने से क्या होगा, सुन, इसकी प्यूरिफिकेशन की जो पॉलिसी है, प्रिंसिपल है, ये मैंने तुझे रिफाइनिंग के अंदर पढ़ा रखा है। आयरन रिफाइनिंग की प्रिंसिपल होता है कि impurities present in iron are more easily oxidized than iron itself। जैसे टीन प्यूरिफिकेशन का प्रिंसिपल होता है पोलिंग, कॉपर रिफाइनिंग की प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, नहीं तो पोलिंग। वैसा आयरन रिफाइनिंग की प्रिंसिपल होता है ऑक्सीडेशन। उसकी इम्प्यूरिटी तेजी से ऑक्सीडाइज होते हैं, तो कुछ इम्प्यूरिटी तरह ऑक्सीडाइज होके स्काम बनाएगा, ऊपर लेयर बना लेगा, कुछ इम्प्यूरिटी ऑक्सीडाइज होके इस लाइनिंग के साथ रिएक्ट कर लेगा। फर्नेस में लाइनिंग है हेमाटाइट की, हेमाटाइट बेसिक होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, फास्फोरस पेंटॉक्साइड हुआ, ये तो सारे एसिडिक सब्सटेंस है। जो फास्फोरस था वो इस फर्नेस के अंदर ऑक्सीडाइज होकर फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनाएगा, और फास्फोरस पेंटॉक्साइड जाके हेमाटाइट लाइनिंग के साथ रिएक्ट करके रह जाएगा, जैसे चला जाता है इम्प्यूरिटी। तो इस बात को लिखते हैं हम, लिखे हम मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, फिर लिखे कि इस फर्नेस में बनाया जाता है जिसकी लाइनिंग हेमाटाइट होती है। अब मैं लिखूंगा किस प्रिंसिपल पे ये प्यूरिफाई होता है। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज principle of purification of iron is purification of iron is impurities are more easily oxidized than metal. Some oxides of impurities form scum मैंने ऊपर एक लेयर बना लेंगे, and some react with lining। बस ये प्यूरिफाई हो गया। तो ऊपर तो कर दिया था मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। इट्स कार्बन कंटेंट इज अराउंड 0.25%। मेल्टिंग पॉइंट हायर देन कास्ट आयरन, मेल्टिंग पॉइंट हायर देन कास्ट आयरन, कास्ट आयरन से ज्यादा ही है। Malleability higher, crystal structure well developed, उस पर इम्प्यूरिटी डेवलप होने नहीं देता है। बस ये रॉट आयरन का है। डायरेक्ट यूज कम होता है, प्यूरिफाई हम करते हैं क्योंकि इसके बाद हम जानबूझ के अपना इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे। अच्छा, अगर मैं पूरा पढ़ाता तो अब ना यहाँ से मुझे स्टील मेकिंग में जाना पड़ता है, लेकिन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नहीं है, साथ लगेगा नहीं। तो अगर एक्स्ट्रा समय कहीं मिलेगा तो पढ़ा दूंगा, नहीं तो पीछे हो जाऊंगा काफ़ी। स्टील मेकिंग को कैसे पढ़ाना चाहिए था मुझे? स्टील मेकिंग जब पढ़ाना शुरू होता है ना, तो स्टील मेकिंग को हम ना पुराने डेवलपमेंट से शुरू करते हैं। पुराने दिनों से कैसे स्टील बन रहा था। पुराने दिनों में स्पाइजल ऐड करके स्टील बनता था। स्पाइजल इज ए काइंड ऑफ एलॉय। ये आउटडेटेड केमिस्ट्री है, बट ऐसा तो केमिस्ट्री है हमारे चैप्टर के अंदर। डेवलपमेंट की इतिहास बोलना पड़ता है मुझे। स्पाइजल के साथ बनाया जाता, ऐड करके बनाया जाता था। इसके बाद डेवलप किया था तेरा कौन सा, थॉमस बेसिमर प्रोसेस। फिर डेवलप किया था सीमेंस मार्टिन प्रोसेस। फिर डेवलप किया लिंच डोनाविच प्रोसेस। लिंच डोनाविच तेरा
बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस कहलाता है, बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस कहलाता है, बीओपी। लिंच डोनाविच जो है वो यही है। इसमें स्टिल ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में बनता है, पर ऑक्सीजन का बहुत बड़ा डिमांड स्टील इंडस्ट्री है। ये मॉडर्न मेथड ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग है। आज एक्सक्लूसिवली सब यही को फॉलो करते हैं, इसी को फॉलो करते हैं। ये जो इवोल्यूशन है, डेवलपमेंट है स्टील बनने की, पढ़ते पढ़ते कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ सीखते हो, जरूरी हो तो वहाँ से क्वेश्चन बना देता हूँ, ऐसा करके पढ़ाते हैं हम। बट मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ स्टील मेकिंग, क्योंकि नहीं है स्टील मेकिंग। अगर मुझे कहीं एक्स्ट्रा टाइम मिले कभी, मैं एक्स्ट्रा करके पढ़ा दूंगा स्टील मेकिंग को। तो मैंने आयरन एक्सट्रैक्शन को यहीं पे छोड़ा, कास्ट एंड रॉट आयरन के साथ। हमें फाइनली कुछ एलॉय पढ़ना पड़ेगा, वो ठीक है, ठीक है। इससे मेरा आयरन एक्सट्रैक्शन खत्म हुआ। नाउ पास ऑन टू कॉपर एक्सट्रैक्शन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है इसमें, जो याद होगा तुझे, मैंने एयर रिडक्शन करके कॉपर का एग्जांपल दिया था। कॉपर, लेड, मरकरी का एग्जांपल मैंने एयर रिडक्शन में दे रखा हूँ। लिखा था कि लेस पॉजिटिव मेटल एयर रिडक्शंस होते हैं, कॉपर एयर रिडक्शन टेक्निक से एक्सट्रैक्ट होता है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे अभी, आपको पूरा समझ में आएगा एयर रिडक्शन कैसे हो जाता है। अभी कॉपर एक्सट्रैक्शंस में ओर की प्यूरिफिकेशन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है, क्योंकि सल्फाइड ओर है। लिख इस बात को, मेजर प्रिंसिपल ओर या मेजर ओर ऑफ कॉपर इज कैल्कोपाइराइट, कुछ इसे चैल्कोपाइराइट कहते हैं, बट आई प्रेफर कैल्को। केमिस्ट्री पढ़ने से ठीक लगता है, जैसा लगता है मुझे। कैल्कोपाइराइट इज Cu2s डॉट Fe2s3 है, और सिंप्लीफाई करके ना CuFeS2 भी लिखते हैं। ये मेजर ओर है। इट्स प्यूरिफाइड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन, क्योंकि ये सल्फाइड ओर हो गया ना तरह, प्यूरिफाइड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक, प्यूरिफिकेशन कॉपर की कंटेंट को 1-2% से 25% तक ले जाता है। अच्छा, आज इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं कर रहा है? अरे तो कभी कभी वो करता है। आज फिर वही एयरटेल कनेक्शन ही लगा है मेरा आज, तो इसका मतलब उनका प्रॉब्लम है और क्या, कभी स्टेबल नहीं होता है। इट इज प्यूरिफाइड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन। ओके, इसके बाद हम क्या करें, हम यहाँ ना एक्सट्रैक्शन को 3 स्टेप्स पे पढ़ेंगे। पहला है तेरा क्या बोले, रोस्टिंग। दूसरा है स्मेल्टिंग, जो कि ब्लास्ट फर्नेस में होगा। ब्लास्ट फर्नेस में होने वाले प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहा जाता है। मैंने वो जनरल मेटलर्जी में लिख रखा है। मैंने आयरन की इस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को आप स्मेल्टिंग बोलोगे तो गलत नहीं है, स्मेल्टिंग तो है ही है। यहाँ तीसरा एक प्रोसेस होता है, तीसरा एक स्टेप होता है बेसिमराइजेशन। ये जो बेसिमर कन्वर्टर है, जिसे बेसिमराइजेशन के नाम पे यहाँ पढ़ाऊंगा, यही बेसिमर कन्वर्टर पुराने दिनों में स्टील मेकिंग में यूज होता था। तो थॉमस बेसिमर ने बनाया था इसे, और वो पेटेंट लिया हुआ था अपना उस प्रोसेस का। पेटेंट तो कुछ सालों के लिए रहता है, इसके बाद चला जाता है। यहाँ बेसिमराइजेशन एक स्टेप इन्वॉल्व है कॉपर एक्सट्रैक्शन। मैंने यहाँ बेसिमराइजेशन के बाद ही जाके कॉपर निकलेगा। फिर कॉपर निकलने के बाद कॉपर की रिफाइनिंग पढ़ाऊंगा। कॉपर की रिफाइनिंग में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग आ जाता है, कॉपर की रिफाइनिंग में पोलिंग भी आता है। चलो लिखते हैं। तो पहला है रोस्टिंग। ऐसे रोस्टिंग को लंबा नहीं करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। सल्फाइड ओर इज रोस्टेड, ना रोस्टेड, ठीक है। सल्फाइड ओर इज रोस्टेड to remove a part of sulfide. Look at the sentence. सारे सल्फाइड रिमूव नहीं करते हैं। To remove a part of sulfide, सल्फर, सारे सल्फर रिमूव नहीं करते, क्योंकि ये सल्फर की प्रेजेंस से आगे नहीं की होता। हाँ बोलो। रिमूव हम लोग नहीं करते कि खुद से नहीं होता? ना हम लोग रिमूव नहीं करते, क्योंकि ना ये सल्फर ही मुझे हेल्प करेगा एयर रिडक्शन में। हम लोग रिमूव नहीं करते खुद से, नहीं, हम इंटेंशनली पूरा रोस्टेड टू रिमूव ए पार्ट ऑफ सल्फर, ठीक है। अच्छा,
इक्वेशंस कैसा होगा, इक्वेशंस ना लिखो, कंटिन्यू लिखना चाहो तो लिख देता हूँ। CO2s डॉट Fe2S3 ऑक्सीजन থেকে हीट करो तो बनाएगा CO2s FeS प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। कुछ सल्फर बर्न होके निकल गया, सारे नहीं गया है अभी तक, साइड में सल्फाइड्स है देखो। इसके बाद हम ब्लास्ट फर्नेस पे एंटर करते हैं, रोस्टेड ओर के साथ कोक एंड सिलिका मिलाते हैं। यहाँ चेंज हुआ, सिलिका आया, सिलिका इज द फ्लक्स हियर, कोक इज द फ्यूल हियर, कोक इज नॉट द रिड्यूसिंग एजेंट। रोस्टेड, इसके बाद में स्मेल्टिंग में आता हूँ। रोस्टिंग को मैंने सेपरेट हेडिंग नहीं बनाया था, स्मेल्टिंग, रोस्टेड और along with कोक जो कि फ्यूल है यहाँ, एंड सिलिका जो कि फ्लक्स है यहाँ, is smelted, is subjected to smelting in blast furnace. इसे स्मेल्टिंग किया जाता है। तो स्मेल्टिंग के अंदर वो मेल्ट होता रहता है। स्मेल्टिंग में क्या होगा, ऊपर का पूरा रिएक्शन कंटिन्यू करता है, पर ये जो रिएक्शंस आप लिखे थे ये यहाँ भी कंटिन्यू करता है, क्योंकि यहाँ पूरा एयर ब्लास्ट देके करते हैं। स्मेल्टिंग इन एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ब्लास्ट फर्नेस है ना, इन ब्लास्ट फर्नेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर, in presence of air. The above reaction, क्योंकि मैं दोबारा लिखूंगा नहीं, continues even in this, continues even here, तो यहाँ भी कंटिन्यू करता रहता है। In addition, आपका जो CO2s है कुछ ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होकर CO2O बनाता है। मैं CO2s ऑक्सीडेशन को थोड़ा बाद में ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, FeS ऑक्सीडाइज होता है, कुछ FeO भी बनाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि below 700 degrees Celsius, below 700 degrees Celsius, CO2O, एक मिनट मैं थोड़ा सोच रहा हूँ मुझे क्या लिखना है। more stable than FeS, हाँ ठीक, more stable than CO2s, but at higher temperature CO2s is more stable. हाँ, टेम्परेचर तो स्टेबिलिटी को चेंज कर सकता है ना, डेल्टा जी चेंज हो जाएगा ना तेरा। CO2s is more stable, more stable माने more stable than CO2O, तो चेंज हुआ देख। FeO is more stable than FeS, at all temperature. इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा देख। सो above 700 डिग्री सेल्सियस ये रिएक्शन होने लगता है। देख कैसा कर रहा हूं मैं रिएक्शन, देख CO2O प्लस FeS, FeO प्लस CO2s। सिंस तो 700 डिग्री क्रॉस कर चुका है, CO2s मोर स्टेबल देन CO2 हो चुका है, और हर टेम्परेचर में FeO मोर स्टेबल देन FeS है, तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल हुए इन दोनों से, तो रिएक्शन इधर चलने लगा। अगर तू इस रिएक्शन को देखेगा तुझे एक बहुत अच्छा फील आएगा। क्या फील आएगा पता है? ऐसे देखने से अंदाज होता है कि कॉपर को जैसे सल्फर से बहुत लगाव है,
कॉपर सल्फर छोड़ना ही नहीं चाहता। क्या मैंने उसे थोड़ा ऑक्सीडाइज किया था, वो घूम के जाके दोबारा आयरन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके फिर दोबारा कॉपर सल्फाइड बन गया है। सल्फर के साथ लगाव है, सल्फर के साथ जुड़ा रहना चाहता है, सल्फर को छोड़ना नहीं चाहता। अब ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझा रहा था कि जब सॉफ्ट कॉम्बिनेशन, जब अर्थ मोल्टेन स्टेज में था तो कॉपर ने सल्फर को ही चुना, इसलिए कॉपर सल्फाइड ओर की तरह ही मिलता है मुझे नेचर में। ये जो FeO बना, ये FeO अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेगा, करके फेरस सिलिकेट बन जाता है। ये स्लैग है, ये हमारा गैंग होता है, ये इम्प्यूरिटी है, ये तूने बाहर से ऐड किया है फ्लक्स से। कॉपर नहीं बना है अभी तक पूरा सल्फर है, मीडियम के अंदर सल्फर चल रहा है। ब्लास्ट फर्नेस की प्रोडक्ट को कहते हैं कॉपर मेट, प्रोडक्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। is called copper matte, MaTe. It primarily contains CO2s and FeS। मुख्यतः इसमें कॉपर कंटेंट इज अराउंड 34%। कॉपर कंटेंट, मैंने कॉपर सल्फाइड कंटेंट नहीं कहा, कॉपर कंटेंट इज अराउंड 34%, अराउंड 35% कॉपर मेट में। ये ब्लास्ट फर्नेस का प्रोडक्ट है, कॉपर नहीं निकला है अभी तक। तो जो FeO थोड़ा बहुत बना था वो तो फेरस सिलिकेट बन गया। अब क्या करते हैं, इन कंटेंट्स को ट्रांसफर करते हैं बेसिमर कन्वर्टर को। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप है बेसिमराइजेशन, जो कि यहाँ एडिशनल स्टेप है, कॉपर इसके बाद जाकर निकलेगा। मैं बेसिमर कन्वर्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा हूँ, थॉमस बेसिमर प्रोसेस का टाइप। ये थोड़ा आपको बता दो, ये कैसे होता है ना, पियर सेप्ट होता है, जो कंक्रीट मिक्सिंग मशीन होता है ना, वो घर के काम में लगता है, ये ऐसा होता है। इसका ऊपर खोला है और यहाँ यह होते हैं, मैंने हॉट एयर ब्लास्ट यहाँ से दिया जाता है, और यहाँ पे जो स्टैंड है, इस स्टैंड में ये घूम सकता है। तो ये जो पूरा प्रोडक्ट है लेके ना इस पे डाल देगा, डाल के फिर एयर ब्लास्ट देके फिर घुमाएगा, मिक्स करेगा। मिक्स करने से क्या होता है, अभी ना पूरा खोला है, ऊपर का पार्ट पूरा खोला है। मिक्स करने से और एयर देने से क्या होता है, ये फेरस सिलिकेट जो है वो ग्रीन कलर का फ्लेम देके ऊपर से दिखेगा तुझे, पूरा ग्रीन कलर फ्लेम दिखता है। जैसे ग्रीन कलर का फ्लेम सेटल हो गया ना, मैंने आने लगा पूरा, वो टिल्ट कर देता है इसको, ऊपर से इसको निकाल देता है, फेरस सिलिकेट निकाल देता है, तो स्लैग है। फिर मिक्स करता है, तो ये सारे रिएक्शन होते रहते हैं जैसे होने। और अगर अभी भी आयरन है तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि आयरन तो जहां से जाए भी आयरन ऑक्साइड बन रहा है ना, डायरेक्ट ऑक्सीडाइज हो तो भी आयरन ऑक्साइड, कॉपर के साथ पड़े तो भी आयरन ऑक्साइड बनता है, तो आयरन सिलिकेट तो बनेगा। एक समय आएगा ग्रीन कलर फ्लेम सबसाइड कर जाएगा। ग्रीन कलर फ्लेम सबसाइड कर जाने का मीनिंग आयरन सिलिकेट खत्म, अब वो बंद कर देगा प्रोसेस को, कॉपर बन चुका है। कैसे कॉपर बना ना, जैसे आयरन सिलिकेट, आयरन खत्म हो गया मीडियम में, कॉपर ऑक्साइड आयरन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फाइड एंड आयरन ऑक्साइड बना रहा था। अब जब आयरन ऑक्साइड खत्म तो आयरन सल्फाइड भी खत्म, तो नहीं आयरन सल्फाइड अब, तब क्या होगा, ये कॉपर सल्फाइड जाके दोबारा ना अब कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने लगता है। ये रिएक्शन नहीं हो रहा था, इस रिएक्शन का डेल्टा जी इतनी अच्छा है कि वही हो रहा था। अब आपके पास एक रिएक्शन नया आया, देखिए ये मैंने कभी पहले लिखा नहीं था, आयरन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो नहीं पाता है, इसी से कॉपर धोखे में आता है और रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इस रिएक्शन को अंजाम देने के लिए तुम्हें ना आयरन को पूरा रिमूव करना पड़ता है। तो जैसे ग्रीन कलर का फ्लेम सबसाइड कर गया, आयरन रिमूव हो गया ना, तो पता चल गया मीडियम में कॉपर बन चुका है। ये सेल्फ रिडक्शन से, मैंने आपको कहा था बाद में अच्छा समझा दूंगा ठीक से, ये सेल्फ रिडक्शन से। आपने कोई रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया, या कोक फ्यूल है, तो यहाँ से कार्बन सेल्फ रिडक्शन टेक्निक से बनता है।
You must have noticed throughout the extraction process copper +1 है, कॉपर कभी +2 नहीं है, जबकि किताबों में मिलता है आपको कॉपर का +2 ही ज़्यादा स्टेबल स्टेट होता है। वो इसलिए है कि वाटर सोल्यूशन है, वाटर सोल्यूशन में कॉपर +2 ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ वाटर वाटर कुछ नहीं है, यहाँ मोल्टेन स्टेज में काम चल रहा है मेरा, पूरा नेचर में कॉपर +1 है, पानी के अंदर कॉपर +2 हो जाता है। तो थोड़ा हम डी ब्लॉक में पढ़ेंगे। नोटेबल पॉइंट है कि कॉपर पूरा +1 है एंटायर एक्सट्रैक्शन में। चलिए लिखिए मेरे साथ। It's an open shaft, it's an open hearth या तो open end furnace। ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। सर ऊपर रोस्टिंग करने का पर्पस था कि आयरन ऑक्साइड बनाना, कॉपर ऑक्साइड नहीं बनाना। ना ना ना, रोस्टिंग का पर्पस था कुछ पार्ट ऑफ सल्फर को ना बर्न कर देना है। कुछ पार्ट ऑफ सल्फर बर्न हो जाना चाहिए था। इन एडिशन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी चले जाना चाहिए था, वोलेटाइल इम्प्योरिटी चले जाना चाहिए था, कुछ पार्ट ऑफ सल्फर बर्न हो जाए, क्योंकि पूरा सल्फर आप रिमूव नहीं कर सकते ब्लास्ट फर्नेस और ये वेसिबराइजेशन होके। इट्स ओपन एंड फर्नेस। आयरन, मैंने वो ग्रीन कलर फ्लेम नहीं लिखा क्योंकि वो काफी लंबा हो जाएगा। व्हेन आयरन सिलिकेट इज कंप्लीटली रिमूव्ड, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। थोड़ा कम करके लिख दिया लेकिन वो बहुत अच्छा है, वो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट ऐसा लिखा नहीं, लेकिन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये सब ये वाला पार्ट एनसीईआरटी में नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस यही था कॉपर एक्सट्रैक्शन में, ताकि आप इस रिएक्शन को समझ पाओ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बार बार कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करता हूँ, फिर दोबारा कॉपर सल्फाइड बन जाता है। एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसे मेरा कॉपर बना। अब मैं लिखूंगा कि ये जो कॉपर बना इसे ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं, जो कि अराउंड 98% प्योर होता है। ब्लिस्टर कॉपर है कि इसके अंदर ना मोल्टेन स्टेज में कुछ डिजॉल्व सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है। जब ये ठंडा होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड एस्केप कर जाता है, करने के समय सरफेस के ऊपर ब्लिस्टर्स डेवलप करता है, इसे ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। प्रोडक्ट कॉपर इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। Blister copper, and it is around 98% pure. Further purification is done by polling. Look at the word polling. ये एकदम पता हो आपको। पोलिंग मैंने पोलिंग में ऊपर लिख रखा है, कॉपर एंड टिन के लिए यूज होता है पोलिंग, और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कॉपर में यूज होता है। और मैंने लिखा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जो एनोडिक मर्ड आता है, एनोड का जो इम्प्योर, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में इम्प्योर कॉपर एनोड होता है, मैं ब्रैकेट कर दिया, इम्प्योर कॉपर एनोड होता है, और एनोडिक मर्ड में थोड़ा गोल्ड आदि सब्सटेंस होते हैं। पता है ना, ये सारे बच्चों को पता रहता है, पता नहीं क्यों पता है। एनोडिक मर्ड में गोल्ड रहता है, लिटिल अमाउंट की गोल्ड कॉपर एक्सट्रैक्शन में। इम्प्योर कॉपर एनोड, ये ना मैं जहाँ भी बोलता हूँ बच्चे कुछ बोलते हैं हाँ सर एनोडिक मर्ड में कॉपर गोल्ड होता है, मुझे नहीं जानता वो कहाँ पढ़ते हैं, 19 में हो सकता है वो कहीं पे हो। इम्प्योर कॉपर एनोड होता है, और एनोडिक मर्ड एंड एनोडिक मर्ड contains little gold, contains little gold। गोल्ड सिल्वर आदि होता है कॉपर के अंदर। तो मैंने कॉपर रिफाइनिंग तक किया, कॉपर एक्सट्रैक्शन करके कॉपर रिफाइनिंग किया, ब्लिस्टर कॉपर, कॉपर मेट, एयर रिडक्शन, ये सब पता होना चाहिए। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुझे पता है? रुक मैं हेडिंग लिखता हूँ। हाँ, कॉपर एक्सट्रैक्शन चल रहा है मेरा। हाइड्रोमेटलर्जी, आई हैव सीन दिस सेवरल टाइम्स एज ए क्वेश्चन।
ये जो तू पढ़ रहा है ना वो तभी लागू होगा जब कॉपर और क्वालिटी काफी अच्छा है। कॉपर और क्वालिटी अगर खराब हुआ ना, ये सब कुछ नहीं होता है जो ऊपर पढ़ा तूने, तब हाइड्रोमेटलर्जी है। मैंने सीधा क्वेश्चन ये है, फॉर लो ग्रेड कॉपर ओर्स कौन सा मेथड लगता है? आंसर है हाइड्रोमेटलर्जी। अब तुम ऊपर वाले प्रोसेस से करोगे तो महंगा पड़ जाएगा तुम्हें। इस मेथड में क्या करते हैं, जो कॉपर ओर है जो कि पोर क्वालिटी का है, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली पानी बीच बीच में स्प्रे करते हैं, पड़ा रहता है, ऐसे ही पड़ा रहता है, इनको ऊपर नीचे करते रहते हैं, करके पानी छोड़ते हैं। एयर की कांटेक्ट में कॉपर सल्फेट थोड़ा थोड़ा करके कॉपर सल्फेट बनता है और वो कॉपर सल्फेट बह जाता है, बह जाके किसी टंकी के अंदर स्टोर होता है। मैंने ये जो कॉपर है बस सिंपल कुछ नहीं, एयर ऑक्सीडाइज कर रहा है, पानी डाल के कॉपर सल्फेट पानी में सॉल्युबल है, तो जाके सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे डिपॉजिट होगा। इस सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, यहाँ से कॉपर किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कर सकता हूँ, किसी और मेटल डाल के कर सकता हूँ। ये जो तेरा आज का रिसर्च का एक एरिया क्या होता है, ये जो पार्ट है ना, ये बहुत, इसमें कुछ एक्सपेंसेस नहीं है, ऐसे पड़ा रहता है, बट प्रोसेस काफ़ी स्लो है। हाँ होगा ही। इसी में आजकल बैक्टीरिया पे काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम हुआ है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस को हेल्प करते हैं, तो उस पर काम होता है बहुत। तो मॉडर्न मेटलर्जी में ये सब टॉपिक है। कुछ माइक्रोब्स के सहारे इस प्रोसेस को फास्टर किया जा सकता है, मोर इफेक्टिवली किया जा सकता है। ये सब इंक्लूड हो जाना चाहिए अब इस कंटेंट्स के अंदर। हमारे देश में तो यही होता है ज़्यादा, अच्छा कॉपर क्वालिटी और तो नहीं है हर जगह पे। जिंक एक्सट्रैक्शन भी हमारे देश में यही होता है ज़्यादा। वो सब इंक्लूड हो जाना चाहिए कि कैसे बैक्टीरिया से कैसे करते हैं आजकल। ये सब इंजीनियरिंग केमिस्ट्री किताब पढ़ोगे तो आपको सब मिल जाएगा। अच्छा चलो, हम लोग हमारा काम क्या है? हमारा काम बड़ा सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है कि लो ग्रेड ओर से कॉपर एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लो क्वालिटी ओर्स बाय हाइड्रोमेटलर्जी। बस तुझे इतना पता हो तो काफी है। बस मेरा कॉपर एक्सट्रैक्शन खत्म हुआ, आयरन एक्सट्रैक्शन खत्म हुआ। अब मैं थोड़ा सा क्या पढ़ाऊँ तुझे, जिंक, लेड और टीन की प्रिंसिपल पढ़ा दूँ। एल्यूमिनियम फिर मुझे पढ़ाना पड़ेगा ताकि मेरा मेटल, सिल्वर गोल्ड पहले पढ़ा रखा है। चलो, इन प्रिंसिपल के अंदर भी कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट अच्छे मिलेंगे। लेड एक्सट्रैक्शन, प्रिंसिपल से क्वेश्चन दिखता है। लेड एक्सट्रैक्शन, अच्छा कुछ और पढ़ा रहा है क्या? पोटेंशियल देखता हूँ। लेड एक्सट्रैक्शन देखिए, लेड इज प्राइमरीली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम galena. Galena is lead sulfide. यहाँ दो मेथड है पूरा, मैं जनरल मेटलर्जी में लिख रखा हूँ, मैंने बोला था अंदर जाकर इलाबोरेट होगा। अच्छे क्वालिटी ओर से लेड एयर रिडक्शन होता है, खराब क्वालिटी ओर से लेड कार्बन रिडक्शन होता है। तो लेड कार्बन रिडक्शन होता है, लिखूंगा वो बात, क्योंकि खराब क्वालिटी और होगा ना तो एयर रिडक्शन काम नहीं करेगा। फ्रॉम गुड क्वालिटी सल्फाइड ओर्स, तो दो मेथड यहाँ लागू होता है लेड एक्सट्रैक्शन में। फ्रॉम गुड क्वालिटी सल्फाइड ओर PBS ores, lead is extracted by air reduction, and from poor quality by carbon reduction. बाकी इक्वेशन बनाना ऐसे बड़ी बात नहीं है,
कर देता हूँ। PbS plus O2, PbO plus SO2. It can happen. It may so happen that PbS plus O2 PbSO4 भी हो सकता है। अब PbS plus PbO, lead plus sulfur dioxide, PbS plus PbSO4 तो भी lead plus sulfur dioxide है। ये एयर रिडक्शन है, ये एयर रिडक्शन है। यूजुअली टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसमें 1100 डिग्री टेम्परेचर लगता है, मैंने लिखा नहीं, ले रहा है। सब हीटिंग तो लगेगा ही, सभी में हीटिंग लगेगा। हाँ, हीटिंग तो लगेगा ही। नहीं तो PbO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड कर दो तो भी Pb आ जाए। ये तरह कार्बन रिडक्शन है, ये एयर रिडक्शन है, ये कार्बन रिडक्शन है। सोच रहा हूँ लेड की प्यूरिफिकेशन के बारे में क्या करूँ। दो लाइन करके लिखा। हाँ बोलो। तो PbS का 2 रिएक्शन क्यों हुआ ऑक्सीजन से? ये आपको मैंने ना रोस्टिंग के अंदर कहा था, मे बी आई भूल गए आप। जब चैम्बर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड बिल्टअप हो जाता है और टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो तो ये भी बन सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड अगर चैम्बर के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया और टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस हो से नीचे हो तो आपका जो प्रोडक्ट बना है ना PbO, तो दोबारा SO2 के साथ रिएक्ट कर लेता है, करके PbO प्लस SO2 प्लस O2 PbSO4 बना लिया है। अगर टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो PbSO4 टूट के फिर दोबारा PbO बना सकता है। इसे दोनों पॉसिबिलिटीज है रिएक्शंस का। और एयर रिडक्शन में चिंता नहीं है, SO4 हो या O हो, दोनों ही डायरेक्टली PbS को रिड्यूस करते रहते हैं। अब ना मैं लेड की प्यूरिफिकेशन में कम से कम डिग्री सेल्सियस है ना। हेलो सर, यहाँ पे टेम्परेचर तो 1100 डिग्री सेल्सियस होगा ना। हाँ, एयर रिडक्शन 1100, कार्बन रिडक्शन अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस है। कार्बन रिडक्शन कम टेम्परेचर में हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या करूँ मैं, लेड की प्यूरिफिकेशन में एक काम करता हूँ, टाइटल बना के रख देता हूँ, ज़्यादा बताऊँगा नहीं, कम से कम टाइटल बताओ। पार्केस प्रोसेस एक होता है लेड का प्यूरिफिकेशन में। पार्केस प्रोसेस, पार्टीशन प्रोसेस, दो प्रोसेस होते हैं, पार्केस एंड पार्टीशन। ये लेड की प्यूरिफिकेशन है। क्या होता है ना, लेड के अंदर थोड़े से सिल्वर होता है हमेशा, इसे अर्जेंटिफेरस लेड कहते हैं। अर्जेंटिफेरस लेड का मतलब ये लेड ही है, थोड़ा बहुत सिल्वर है। ऐसा नहीं बोला सिल्वर के अंदर लेड है, ऐसा बोला लेड के अंदर थोड़े सिल्वर है। तो पार्केस एंड पार्टीशन प्रोसेस क्या करते हैं, लेड को पूरा निकाल लेते हैं। प्योर लेड को जब आप बहुत सारा निकाल लोगे, इसके बाद जो रिमेनिंग लेड है थोड़ा सा रह जाएगा, उसके अंदर सिल्वर रह जाता है। अब सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने की रास्ता दिख जाता है। तो मैं टाइटल जोड़ देता हूँ, खाली इलाबोरेट नहीं करता हूँ। पार्केस प्रोसेस बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स, उसके ऊपर बेस करके हो जाता है। मैं कम से कम टाइटल लिख दूँ, पार्केस PARKE एंड पार्टीशन process are 2 separate methods of purification of lead. इलाबोरेट नहीं किया मेथड को। क्या करता है ना, एडवांस के नाम से ना कुछ भी कोई पूछ लेता है। तो मार्केट में हो सकता है कोई किताब मिल गई आपको जो पार्केस प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो एकदम सिलेबस के अंदर रहते हैं, बहुत कुछ पूछने लायक चीजें हैं। are 2 separate methods of purification. ठीक है। Product after separating pure lead, after separating larger part of pure lead, larger part पूरा तो नहीं कर सकते आप, larger part of pure lead, we are left with
आर्जेंटीफेरस लेड, मुझे ये वर्ड थोड़ा सिखाना था, आर्जेंटीफेरस लेड, from which silver is extracted, from which silver is extracted. ये पार्केस प्रोसेस था, तो मेरा लेड एक्सट्रैक्शन खत्म हुआ है। अब मैं जिंक एक्सट्रैक्शन पढ़ाऊंगा, जिंक एक्सट्रैक्शन, फिर एल्यूमिनियम भी है, एल्यूमिनियम थोड़ा लंबा पढ़ना पड़ेगा, एल्यूमिनियम लंबा लगेगा। जिंक एक्सट्रैक्शन, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन तो मैं पायरोमेटलर्जी कर रहा हूँ। जिंक एक्सट्रैक्शंस में आपको एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट पढ़ना है। एक क्या है, ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, या तो आप जिंक ब्लेंड स्पालराइट करो, या क्या कर सकते हो, कालामाइन कर सकते हो, कालामाइन। या जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिंक ब्लेंड स्पालराइट। अरे जो बच्चे आज डाउट क्लास में नहीं थे, मैं उनको बता दूं, डाउट क्लास में मैं बोल रहा था, एक बार और बता देता हूँ। हम लोग का ना 28 तारीख से, मंडे से शुरू हो रहा है, एडवांस के लिए प्रोग्राम शुरू हो रहा है। स्टेट लेवल पे हो रहा है, एक नेशनल लेवल पे हो रहा है, एक स्टेट लेवल पे हो रहा है। स्टेट लेवल पे जो हो रहा है वो प्रोग्राम में 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन मैथ्स, 2 दिन केमिस्ट्री, ऐसा करके 6 हफ्ता होगा। 6 हफ्ता का मीनिंग 12 दिन हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, 12 दिन फिजिक्स, 12 दिन मैथ्स पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें सेशन से सुबह 8 से शाम 6, मैं पूरा स्टूडेंट सुबह 8 से शाम 6 बैठ के पढ़ेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व भी है, और उसके अंदर थोड़ा जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टेक्निक से ये किया जा रहा है, काम करने का प्लानिंग बना है। मैं आपको अब से क्यों बोल के रख रहा हूँ, क्योंकि कभी भी आपको आगे जाके ऐसी प्रोग्राम्स के अंदर मैं आपको इनवाइट करूँगा। हो सकता है इतना समय ना दूँ, बट थोड़ा सा ये स्ट्रेस लेना ज़रूरी होता है, थोड़ा स्ट्रेच करके पढ़ना सीखना जरूरी होता है, क्योंकि एडवांस ही आज के दिन में सबसे लंबा एंट्रांस एग्जामिनेशन है, जहाँ 2 पेपर पूरा होता है एक दिन में। फिर आजकल जो प्रोटोकॉल से आप जल्दी पहुँचोगे एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में आपको 8 घंटा बिताना पड़ेगा, तो वो ट्रेनिंग थोड़ा होना चाहिए। तो हम लोग मंडे से शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम से सब कुछ रहेगा, ट्रेनिंग वही बच्चों का होगा। अगले साल आपके लिए तो ये प्रोग्राम बनेगा ही, तो तैयार होकर रहिएगा। अगर आपको मैंने एडवांस को लेके सीरियसली अगर आप सोच रहे हैं ना, मेंटली पूरा रेडी रहिएगा। अरे ऐसा 12 दिन काम तुम करोगे, 6 हफ्ता काम करोगे ना, सोच बदल जाएगा सब्जेक्ट का। हाँ, ये सिलेबस खत्म होने के बाद हो सकता है, या तो अभी मैं करूँ तो 11th क्लास के सिलेबस पे ऐसा हो सकता है, किया जा सकता है, बट एकदम सोच बदल जाएगा, एकदम ब्रश, एकदम रगड़ के काम होता है ना, एकदम ठीक हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। आप वही छोटे छोटे काम को नहीं कर पा रहे होंगे, स्क्रीन पे डिस्प्ले करूंगा, रिडॉक्स का 5 क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक, रिडॉक्स समझ में आएगा। सब तो एक ही जैसा होता है, कुछ याद रखने वाली बात है, ऐसा करके वो कॉन्टेंट्स है। मैं बोल के रखता हूँ कि आप तैयार रहिएगा मेंटली, अगर आपको एडवांस सीरियसली लेना है तो। जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिंक ब्लेंड स्पालराइट और कालामाइन। कालामाइन इज जिंक कार्बोनेट है। अच्छा, जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला लिखना भूल गया मैं, ये ZnS है। कालामाइन तरह जिंक कार्बोनेट है। अच्छा, कालामाइन को स्मिथसोनाइट भी कहते हैं, स्मिथसोन के नाम से हुआ है, स्मिथसोनाइट। जिंक सल्फाइड को कंबाशन करो, जिंक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड है, या कालामाइन को हीट कर लो तो भी जिंक ऑक्साइड आ जाएगा। फाइनली zinc oxide is reduced by coke. Excess coke is used, यही मुझे पढ़ाना था, मैंने बोला था ना एक सेंटेंस नया है, और का तो टाइटल ठीक है पढ़ोगे तो। Excess coke is used। अच्छा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कर दो,
यूजुअली कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है हाई टेम्परेचर को छोड़ के। एक्सेस कोक क्यों यूज होता है? क्योंकि प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ना जिंक को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जिंक को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सेस कोक देने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जाता है, खुद ही कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सेस कोक इज यूज्ड टू कन्वर्ट carbon dioxide to carbon, otherwise carbon dioxide can oxidize zinc, जिंक को ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसलिए ऐसा होता है। जिंक की प्यूरिफिकेशन ज्यादातर लिक्वेशन एंड डिस्टिलेशन से होता है, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है। मेल्टिंग पॉइंट कम है। 3 एक्सट्रैक्शंस कम से कम और प्रिंसिपल। अच्छा हाँ भूल गया हाँ, खैर एक मिनट कुछ कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, छूट जाएगा मुझसे। खराब क्वालिटी जिंक हो ना हाइड्रोमेटलर्जी, जिंक एंड कॉपर खराब क्वालिटी और हो तो हाइड्रोमेटलर्जी, सिल्वर गोल्ड हमेशा हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी आयरन में नहीं है, हाइड्रोमेटलर्जी लेड में नहीं है। देखिए from poor quality zinc ore zinc is extracted by hydrometallurgy। आप बोल, क्या पूछ रहा था, बोल। सर आपने लिखा है ZnO is reduced by coke, पर उसके नीचे रिएक्शन लिखे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, मैंने कोक का कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मूला तू कर ले, कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने बेसिक आप ऐड तो करते हो कोक ना, ऐड प्रैक्टिकली आप कोक करते हो, इसलिए ऐसा लिखा है। ठीक है, तुम्हारा लॉजिक भी सही है, कर देता हूँ। मैंने आप प्रैक्टिकली कोक ही ऐड करते हैं। पोर क्वालिटी जिंक और जिंक इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंदर में जिंक प्लांट्स है जो कि हाइड्रोमेटलर्जी से काम करते हैं। 3 एक्सट्रैक्शन, तो हाइड्रोमेटलर्जी आज हम 2 जगह पे लिखे हैं। ये मैं थोड़ा ग्रीन इंक में इसको हेडिंग कर दूं, ऊपर ग्रीन इंक में हेडिंग किया था, नहीं तो छूट जाएगा तुम्हारा। हाइड्रोमेटलर्जी 3 एक्सट्रैक्शन, 3 कैसिटिराइट ओर से होता है। मुझे ओर बोलना था, प्रोसेस बोलना है, कुछ और नहीं बोलना है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम cassiterite, that is tin dioxide. Carbon reduction is the technique. ठीक, tin is purified by pooling। हाँ, कार्बन रिडक्शन का रिएक्शन लिखूंगा नहीं, और tin is purified by pooling, ये pooling से हो जाएगा। लिक्वेशन से भी तो होगा, एंड लिक्वेशन क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है इसका। बस पायरोमेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शंस, तो मैंने जनरल मेटलर्जी पढ़ा के मेटल एक्सट्रैक्शंस को अलग पढ़ा रहा हूँ। अभी मेरा एक बड़ा मेटल बचा है, वो एल्यूमिनियम है। इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन होगा, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं। एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन ये लास्ट मेटल एक्सट्रैक्शन है, ताकि मेरा मेटलर्जी का जो जनरल पार्ट है खत्म हो जाएगा। मेटलर्जी के बाद शायद डी ब्लॉक आएगा, देखता क्या है, क्या डी ब्लॉक आएगा। एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शंस पे क्या है क्या बड़ा पार्ट है यहाँ, इसकी ओर की प्यूरिफिकेशन। ओर की प्यूरिफिकेशन, मेटल एक्सट्रैक्शन, एल्यूमिनियम रिफाइनिंग, 3 स्टेज में जाएगा ये। हम ओर की प्यूरिफिकेशन में जब हम जनरल मेटलर्जी में ओर प्यूरिफिकेशन लिख रहे थे, तब मैंने इसे लिखा नहीं था।
इसको यहीं पे इलाबोरेट करूंगा, इसलिए वहां लिखा नहीं था, वो काफी लंबा, मैंने लीचिंग का वो 3 स्टेप बोलना पड़ता है मुझे, वहां पे बहुत ज्यादा होता है, 1 स्टेप होता है, आपकी बुक में 1 स्टेप दिया है एनसीईआरटी में, तो मुझे 3 स्टेप, 3 अलग अलग प्रोसेस बोलना पड़ेगा। तो पहले लिखता है एल्यूमिनियम का जो प्यूरिफिकेशन है, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर। अच्छा, कौन सा मेजर होगा, कौन सा और मेजर है इसका, बॉक्साइट ना। कोरंडम इज Al2O3, डायस्पोर इज Al2O3.H2O। हम लोग लिस्ट बनाएंगे तब लिखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर। ओर की प्यूरिफिकेशन 3 मेथड से पढ़ोगे आप, 3 मेथड्स पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंस है बट फिर सिमिलरिटी भी बहुत सारा है। 3 मेथड्स आर देयर। पहला है वेट प्रोसेस और बेयर्स प्रोसेस, BAEYER, बेयर्स प्रोसेस, दोनों समान है। बेयर्स एंड वेट प्रोसेस पे जो निचला पार्ट पढ़ाऊंगा मैं, पहला 2 लाइन छोड़ के निचला पार्ट जो पढ़ाऊंगा वो सब में कॉमन है, बट टाइटल चेंज होगा, मेथड का केमिकल भी चेंज हो सकता है। वेट प्रोसेस is employed when bauxite contains Fe2O3 as major impurity. इसे रेड बॉक्साइट कहते हैं, Fe2O3 के कारण से थोड़ा सा रेड टिंज दिखता है। अच्छा, ये जो प्यूरिफिकेशन आप पढ़ रहे हैं ना, इसको लीचिंग करके ब्रैकेट कर लीजिए, ये लीचिंग है। इसे लीचिंग कहते हैं। जब आप सॉल्यूशन फेज को जाते हो ना तो उसे लीचिंग कहते हैं। ये तो सॉल्यूशन फेज में जाऊंगा मैं। अब मैं क्या करूं, ओर को सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कुछ टेम्परेचर थोड़ा सा दूंगा, अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस, 5-6 atm प्रेशर देखिए, डिजोल्व कर दूंगा। पूरा बॉक्साइड पूरा डिजोल्व होने वाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ओर इज डाइजेस्टेड, जबरदस्ती डिजोल्व कराते हैं इन aqueous sodium hydroxide, slight heating under pressure, with heating under 5 to 6 atm pressure. Al2O3 dissolves, ये एम्फोटेरिक है ना, डिजॉल्व हो जाएगा। अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, ध्यान से देखो हाँ कैसे डिजॉल्व होता है। Al2O3 प्लस NaOH बनाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट भी बोलते हैं, प्लस वाटर। ठीक है, पूरा डिजॉल्व हो गया एल्यूमिनेट प्लस वाटर। कोई रिडॉक्स रिएक्शन ये नहीं है, सब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन करके रखे हैं। बट अब ना मैं इस रिएक्शन को लिखूंगा दूसरे तरीके से और वो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। और मैंने इस रिएक्शन को लिखा जा सकता है ऐसा, Al2O3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाया AlOH होल थ्राइस। सोच रहा हूँ कैसे बैलेंस करें। सोडियम को लेकर सोच रहा हूँ। ठीक है, करता हूँ। अब AlOH होल थ्राइस
फार्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, करके NaAlOH बनाता है। ये दोनों ना समान कंपाउंड है, ये दोनों सेम है ये दोनों कंपाउंड समान है। वो आपने उसे लिखा है ऐसा, इस बात को दिखाने के लिए मैंने और करके लिखा। ये कॉम्प्लेक्स है पूरा, ये एल्यूमिनियम की कॉम्प्लेक्स है, एल्यूमिनियम पूरा 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। अच्छा रुको, सेकंड रिएक्शंस को मुझे थोड़ा काम करना है, मैं उसे बैलेंस करना चाहता हूँ, बट सोडियम का क्या प्रोडक्ट बनाऊंगा सोच रहा हूँ। LOH हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड का ड्रॉप ऑन। मैंने बेटर होता मैं एल्यूमिनियम आयन से आता, उस रिएक्शन को मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे वाला रिएक्शन में कोई झमेला नहीं है, वो सीधा OH उठा लेता है। मैंने ये नीचे वाला ना बहुत प्रैक्टिकल है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेली लाइक प्रेसिपिटेट होता है, जेली जेली दिखता है। थोड़ा सा एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दे, पूरा डिजोल्व करा देगा, वो कॉम्प्लेक्स बना डिजोल्व करेगा। ऊपर वाले रिएक्शंस को ना मैं उसे कंप्लीट रिएक्शन बनाना चाहता हूँ, तो क्या करूँ सोच रहा हूँ। थोड़ा सा रुकिए, नहीं तो देखूंगा क्या है। What I can do is either I'll go with water के साथ जाऊँ तो ठीक है। हाँ, don't try with water करो, आप हो जाए। ठीक, ये तेरा जेली लाइक प्रेसिपिटेट। ये दोनों एक साथ होंगे ना, ये दोनों रिएक्शंस एक साथ हो रहे हैं। ये सॉल्युबल है पूरा, ये सॉल्युबल है, हाँ एकदम सॉल्युबल है। ये वो जेली लाइक प्रेसिपिटेट है, ये सॉल्युबल है। उसको थोड़ा सा क्लियरली लिखिए तो मेरा थोड़ा टाइट हो गया राइटिंग। ये पूरा सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, दोनों समान है। क्या होता है ना, तू ना ऐसे सोचा, एल्यूमिनियम में 4 OH लगा है, ऐसा है। ये कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। एल्यूमिनियम ने ऑक्टेट पूरा नहीं था तो OH माइनस रिसीव कर लिया, यहाँ से ना वाटर एलिमिनेट कराते हैं, यहाँ से वाटर एलिमिनेट कराते हैं। यही तरह LO2 माइनस है, यही तो LO2 माइनस है, LO2 माइनस। तो स्टूडेंट को अलग अलग दिखता है, तो ये दिखाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। दोनों सॉल्युबल है, दोनों समान है, दोनों सॉल्युबल है, बट वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेली लाइक प्रेसिपिटेट। तो क्या होगा कि जेली लाइक प्रेसिपिटेट बना के फिर सॉल्युबल हो जाएगा। बाय द वे Fe2O3 इज इनसॉल्युबल, वो सॉल्युबल नहीं होता है, ये सॉल्युबल नहीं है, ये एम्फोटेरिक नहीं है, तो तू इसे फिल्टर करके फेंक दे बाहर। Fe2O3 remains undissolved, बाकी लिखने का नहीं है, वो सेपरेट हो गया एंड सेपरेटेड। अब क्या करूंगा ना, सॉल्यूशन के अंदर से प्योर Al2O3 निकालूंगा। अब यहाँ 2-3 स्टेप है, ध्यान से देखिएगा पूरा। टू रिकवर प्योर Al2O3 फ्रॉम सॉल्यूशन, आपकी टेक्निक था कि आप डिजोल्व कर देंगे फिर वहां से प्योर निकाल लेंगे। फ्रॉम सॉल्यूशन वी फॉलो, वी डू, क्या क्या करते हैं देखिए, या वी फॉलो जब भी लिखना है लिखिए आप अपनी भाषा में। टेम्परेचर इज लोअर्ड, पहला टेम्परेचर को कम करा जाता है मीडियम का। टेम्परेचर लोअर्ड होने से क्या होगा पता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है। ये LOH4 माइनस जो इक्विलिब्रियम है, LOH होल थ्राइस प्लस OH माइनस जो इक्विलिब्रियम है ना, इट इज फेवर्ड टेम्परेचर लो करने से। ये प्रेसिपिटेट है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज फेवर्ड।
कॉम्प्लेक्स ना लो टेम्परेचर में एग्जिस्ट नहीं कर पाता, टूट जाता है। और क्या करते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड, क्यों, वो इस OH माइनस को यहाँ से खींच लेगा। जैसे जैसे आप OH माइनस रिमूव करोगे आपकी रिएक्शन और राइट की तरफ चलेगा। टू रिमूव OH माइनस, अच्छा तो ऐसा लिख दो, टू प्रमोट फॉरवर्ड रिएक्शन। तीसरा पॉइंट है सीडिंग ऑफ LOH होल थ्राइस इज डन। बाहर से आप कुछ LOH होल थ्राइस बना के ना अंदर डाल देते हैं। इट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। कोई भी प्रेसिपिटेशन प्रोसेस को ना फैसिलिटेट करने के लिए ना बाहर से आप थोड़ा सा प्रेसिपिटेट डाल दीजिए, तो बाहर से कहीं बना के थोड़ा सा डाल दीजिए, उसके ऊपर ये पूरा जम जाएगा आके, प्रेसिपिटेशन फैसिलिटेट हो जाता है। ये बहुत सिंपल बात है, मैं तुम्हें बहुत सारा एग्जांपल दिखा के ये बात को एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। कैसे देखा, तो देखना आइस ट्रे से जब हम गर्मी के मौसम में ना फ्रिज से आइस ट्रे निकालते हैं, आइस ट्रे से आइस क्यूब निकाले, वी हैव लर्नड फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस कि पानी भर के फिर तो रखेंगे लगेगा, एक क्यूब हम छोड़ देते हैं, आइस निकाल ले, एक क्यूब छोड़ दे, बाकी पानी भर के फिर डीप फ्रिज में डाल दिए। एक क्यूब क्यों छोड़े हम, क्योंकि जैसे डीप फ्रिज में ना ये पानी 0 डिग्री को टच करेगा, पहले तो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा, 0 डिग्री को टच करते ही ना ये जो आइस था इसके ऊपर क्रिस्टल बना लगा, नहीं तो बहुत समय लगता है क्रिस्टल बनाने में उसे, ये पूरा समय बचा देता है अगर पहले से एक आइस क्यूब हो, माने एक क्रिस्टल है ना उसके ऊपर क्रिस्टल बनना आसान हो जाता है। आई कैन गिव अनदर एग्जांपल। मानिए एक बहुत सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर है, शुगर सॉल्यूशन है, तो बाहर से एक शुगर क्यूब को ना यहाँ हैंग कर दे धागे में, वो क्यूब ग्रो कर जाएगा, क्योंकि शुगर आके उस क्यूब के ऊपर डिपॉजिट होने लगे हैं, क्रिस्टल बनाने लगे हैं। इसे हम यहाँ सीडिंग कह रहे हैं। बाहर से एल्युमिनियम हाइड्रेट से थोड़ा बना के डाल देते हैं तो हमारा प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो जाता है। अब प्रेसिपिटेशन कंप्लीट होने के बाद मैं उस प्रेसिपिटेशन को लेके इग्नाइट करता हूँ L2O3 बनाने के लिए। फाइनली LOH whole triprecipitate is ignited to get pure L2O3. प्योरिफिकेशन हो गया। अब क्या होगा तेरा नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसका खाली पहला स्टेप डिफरेंट है, नीचे वाला स्टेप सब समान है। इसलिए मैंने वहां लीचिंग में लिखा नहीं था कि मुझे एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन में तीसरा जो स्टेप है, तीसरा जो प्रोसेस है उसका भी पहला स्टेप डिफरेंट है, नीचे वाला सब समान है। दूसरा प्रोसेस मेरा है एल्युमिनियम प्यूरिफिकेशन, और पढ़ रहे हैं हम पार्ट टू ड्राई प्रोसेस है, ड्राई प्रोसेस है, ये हॉल प्रोसेस है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन। हॉल चार्ल्स मार्टिन हॉल स्टूडेंट करियर से एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन के पीछे पड़ा था। उन दिनों एल्युमिनियम बहुत महंगा होता था, बॉक्साइट प्लेंटिली अवेलेबल है, बट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इतना डिफिकल्ट होता था कि एल्युमिनियम काफ़ी महंगा होता था। तो स्टूडेंट करियर की समय से इसके पीछे पड़ा था। By 29 years age, he was a multi-millionaire. पूरा नेशनल एल्युमिनियम कंपनी उसका था 29 years में। वो सिर्फ एक ही केमिस्ट्री में इसकी कंट्रीब्यूशन है, इसके बाद वो बिजनेस करने लगा था पूरा। उन दिनों उसकी इंडस्ट्री के सामने उसका अपना एक स्टेचू बनाया था पूरा एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम से स्टेचू बनाना उस समय में काफ़ी पहले से सोचा जाता था काफ़ी महंगा है, लेकिन उसका प्रोसेस उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको कम कर दिया था। ड्राई प्रोसेस उसी का बनाया हुआ था, हॉल प्रोसेस भी कहलाता है ये, हॉल प्रोसेस। ये भी तभी अप्लाई होता है जब Fe2O3 मेजर इम्प्यूरिटी है एम्प्लॉयड, when Fe2O3 is मेजर इम्प्यूरिटी, मैंने समान, वो ड्राई है, ये वेट है, ये ड्राई है। मेजर इम्प्यूरिटी, उसे मेजर इम्प्यूरिटी कहते हैं Fe2O3।
अब Fe2O3 जो मेजर इम्प्योरिटी है, इसमें क्या करते हैं हम ना, और इज सीधा लिख देता हूँ रिएक्शंस। सोडियम कार्बोनेट देके आप हीट करोगे तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बना लेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, घूम फिर के वही हुआ, बट ये ड्राई स्टेट में हो गया रिएक्शन। सोडियम एल्यूमिनेट is made in water, ड्राई स्टेट में आपकी Fe2O3 remains undissolved. Rest part of the process सेम एज एबव, बाकी को समान है, खाली ऊपर का एक रिएक्शन डिफरेंट है। खाली रुको तो मैं खाली अपना बुक दिख रहा हूँ, खाली एक मिनट। बुक रिलीज हुआ कुछ दिनों के अंदर, कितने महीने के अंदर आ गया ये पैंडेमिक आ गया, कोरोना वायरस आ गया, तो बुक ज़्यादातर कम ही हुआ है। हाँ ठीक है, हाँ इसका डिजोल्यूशन प्रोसेस को थोड़ा लंबा किया गया है, मैंने जो सोडियम एल्यूमिनेट का सॉल्युबल बनाना प्रोसेस को थोड़ा लंबा किया है। ठीक, कोई बात नहीं। थर्ड पार्ट 3 तेरा क्या है, सरपैक्स, SERPCK। ये अप्लाई होता है जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड मेजर इम्प्योरिटी होते हैं, डिफरेंट है ये। इट्स एम्प्लॉयड when silicon dioxide is the major impurity पूरा जब ऐसे डी ब्लॉक एफ ब्लॉक होते हुए जाऊंगा ना, पूरा दिखेगा आपको इनऑर्गेनिक। इसके बाद थोड़ा थोड़ा आप पढ़ रहे होंगे ना, कर सकते हैं आप। इट्स एम्प्लॉयड व्हेन सिलिकॉन डाइऑक्साइड द मेजर इम्प्योरिटी, ब्रैकेट है ये, वाइट बॉक्साइट है ये। इसमें तू क्या करता है, ओर को एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कोक एंड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। डिफरेंट है ये मेथड। इससे एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनेगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। बाय द वे, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड था वो कोक के साथ हीट होने से सिलिकॉन बन के वोलेटाइल हो गया। एल्यूमिनियम नाइट्रेट पानी में सॉल्युबल होने से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड is made soluble in water to form AlOH whole thrice and rest part of the process same as above। बाकी चला ऊपर वाला पार्ट जैसे चला, and rest part is same as above। तो हम प्यूरिफिकेशन ओर का एक सेक्शन हम वहाँ पढ़े नहीं थे, तो ये यहाँ पढ़े, लीचिंग के नाम से पढ़े। इससे मेरा ओर का प्यूरिफिकेशन खत्म हुआ ना। अब आया एक्सट्रैक्शन, मेटल एक्सट्रैक्शन। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, मेटल एक्सट्रैक्शन में आप एक कोवलेंट कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइटिकली एक्सट्रैक्ट करोगे।
जब एलिनहम डायग्राम पढ़ा रहा था तब मैंने समझा चुका हूँ, इवन दो इट्स एन ऑक्साइड, you cannot reduce it by heating with coke because it's a strong positive element. So when you heat it with coke, it rather combines with coke to produce aluminum carbide instead of getting reduced. So आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन के अलावा, लेकिन है तो कोवलेंट कंपाउंड. Al2O3 is not an ionic compound. For aluminum there is only one ionic compound, that is Lf3. LCl3 behaves as an ionic compound in water but not an ionic compound in solid state. So how can you extract metal by electrolytic method from a covalent compound? That he made possible by using a technique, I mean Hall. उसने क्या किया, इसे दूसरे कंपाउंड से मिला के कर लिया. तो दूसरे कंपाउंड का सिलेक्शन इसका बहुत अच्छा था, वो है क्रायोलाइट. Cryolite is not plentifully available. Cryolite is an ionic compound of aluminium. So practically what you do, you electrolyze cryolite in molten state. So the aluminium deposition that you get during the electrolytic process comes from cryolite, not from bauxite. But we know cryolite is not present in abundant amount. क्रायोलाइट से एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाने के बाद क्रायोलाइट के अंदर जो बाकी का केमिकल रहा वो फिर बॉक्साइट के साथ रिएक्ट करके दोबारा क्रायोलाइट बना लेते हैं. तो क्रायोलाइट के अमाउंट खत्म नहीं होता है. थोड़ा सा क्रायोलाइट उसने यूज कर लिया, वो खत्म नहीं होने वाला. खत्म तो बॉक्साइट होता है. बॉक्साइट से डायरेक्ट एल्यूमिनियम डिपॉजिट नहीं हो रहा है. बॉक्साइट पहले क्रायोलाइट को कन्वर्ट हो रहा है, क्रायोलाइट से एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, फिर जो बचा कुचा केमिकल रहा क्रायोलाइट के अंदर वो जाके फिर दोबारा बॉक्साइट के साथ रिएक्ट किया. मैंने फ्लोरीन रहा ना, फ्लोरीन फिर ये आ गया. तो प्रैक्टिकली वो क्रायोलाइट के अमाउंट खर्च नहीं होता है. ये टेक्निक उसने डेवलप कर लिया. क्रायोलाइट 85% यूज करता था, 15% बॉक्साइट यूज करता था, करके वो इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन बनाता था. पूरा कार्बन इलेक्ट्रोड्स है यहाँ मेटल एक्सट्रैक्शन. चलो डायग्राम बना दो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ. वहाँ पे मीटिंग अगेन ऑनलाइन में हम लोग 8:30 घंटे आसपास कभी मीटिंग होता है. जैसे ऑफलाइन मोड में कुछ ऐसा नहीं है, छुट्टी हो जाता था 8-10 बजे. ठीक है, सब लोग घर में बैठे हैं, सेफ है बस. क्योंकि ऑफिस में पहले हम लोग मिल लेते थे, बात कर लेते थे, जो भी काम था. तो नहीं हो पा रहा है ना, सब फ्री होते हैं तो रात में मीटिंग होता है. चलो लेकिन मन लगा के पढ़ो. यू कैन ब्रिंग चेंजेस टू योर लाइफ. इट इज नॉट मी हु इज गोइंग टू ब्रिंग सम चेंज और योर पेरेंट्स. खुद को लाना पड़ता है, खुद को रेस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करना पड़ता है, खुद को कॉल लेना पड़ता है. थोड़ी मम्मी पापा बोलने से या सर बोलने से पढ़ाई थोड़ी होगा. कितना दिन चलोगे वो धकेलते हुए. आई वांट टू सी कि तुम्हारा इंटरेस्ट आने लगा है, तुम खुद से पढ़ने बैठ जाते हो. अगर वो दिन आ गया तो ठीक हो तुम. मेरे संस्कृत टीचर ने मुझे क्या सिखाया था, सुना, बड़ा अच्छा पॉइंट सिखाया. न देवा दंडमादाय रक्षति पशुपालवत् यं हि रक्षितुम इच्छति बुद्ध्वा संयोजयति तम. न देवा दंडमादाय रक्षति पशुपालवत्. God doesn't protect you by holding a stick like the cowboy protects the cows. Na deva dandamadaya rakshati pasupalabat. Like the boy who protects the cows holding a stick. God doesn't protect you by that way. Yanghi rakshitum ichhati. When he wants to protect you, yanghi rakshitum ichhati. Buddhva sanyojayotitam. He gives you the right intellect, the right wisdom. So when you are thinking in a right direction, doing the work in a right direction, mixing with right people, behaving in a right way, trying the right things, समझ लेना someone is protecting you. Call it nature, call it God, it's up to you.
This is how my Sanskrit teacher had taught me. It still rings in my mind. It's true. आप बुद्धि अलग हो जाता है, पूरा बुद्धि अलग हो जाएगा, तेरा काम अलग हो जाएगा, तेरा खाना पीना का स्टाइल भी अलग हो जाएगा, समझ